हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव नॉवेल्स शुरू करते हैं। लंच का समय लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए व्यस्त कैंटीन धीरे धीरे शांत हो रही थी। अन्य सभी छात्र जो अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे के विपरीत एक सादा बाल कटाई और धुले हुए कपड़ों वाला लड़का कोने में अकेला बैठा था। वह अपने पेट को सहला रहा था और मेज पर बचे हुए खाने को देख रहा था। उसने लगभग सभी छात्रों के चले जाने तक इंतजार किया, फिर वह खाने की मेज पर भागा और ट्रे से कुछ बची हुई रोटी उठाई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। छात्र जो अभी भी कैंटीन में थे ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने शायद सोचा होगा कि यह हास्यास्पद है कि एक भूखा छात्र अभी भी उस सभ्य समय में कैसे रह सकता है जिसमें वे रह रहे हैं। अरे बेवकूफ़, यह 21वीं सदी है, वह मुझे अभी भी यह खेल खेलने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है। लड़के ने दुखी होकर बचे हुए खाने को निगलते हुए कहा, कार्तिक कार्तिक। तभी एक हैरान करने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी जिसमें थोड़ी अरुचि भी थी। कार्तिक, जो अभी भी बची हुई रोटी खा रहा था, भारी मेकअप वाली महिला को देखने के लिए मुड़ा। तुम क्या कर रही हो? खा रही हो? महिला थोड़ा स्तब्ध थी। लगभग तुरंत बाद उसके होठों पर एक भेदभावपूर्ण और तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। हाँ, अच्छा है कि प्रिया कपूर जल्द ही तुम्हें छोड़ रही है, वरना ये बहुत शर्मनाक होगा क्योंकि अजनबी यह मान लेंगे कि हमारे छात्रावास में हर कोई घटिया मूर्ख है। धमाका! कार्तिक के दिमाग में एक जोरदार विस्फोट हुआ और वह खाली हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी प्रेमिका, जिसने एक बार उसके साथ रहने का वादा किया था, भले ही उन्हें भूखा रहना पड़े, वास्तव में उसे छोड़ देगी। उसके पास वास्तव में इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। इससे पहले कि वह मुड़े और स्कूल के मुख्य द्वार की ओर दौड़, वास्तव में वह काफ़ी छोटा था और एक शैतान जैसा दिखता था। लड़की भी कोई विदेशी सुंदरी नहीं थी, लेकिन वह युवा और प्यारी लग रही थी। कार्तिक जब प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह हौंफने लगा। जोड़े को एक साथ कार से बाहर निकलते देख वह तुरंत डर गया। जो लड़की अमीर आदमी की बांह को गले लगा रही थी, वह प्रिया कपूर थी। वह कार्तिक की 6 महीने की प्रेमिका थी। दूसरी ओर अमीर आदमी रोहन था। कार्तिक उस लड़के से नफरत करता था क्योंकि बाद वाले ने क्लास प्रीफेक्ट बनने के लिए उसके परिवार की संपत्ति का इस्तेमाल किया था। रोहन एक गुंडा भी था जिसके पीछे बहुत से अधीनस्थ लोग घूमते रहते थे। प्रिया कपूर, ये वह नाम था जिसे कार्तिक ने अनगिनत बार पुकारा था। उस समय प्रिया कपूर के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी, लेकिन कार्तिक की आवाज़ सुनकर वह सख्त हो गई। इसके बावजूद जब वह उसकी ओर मुड़ी तो उसने पश्चाताप का कोई संकेत नहीं दिखाया। रोहन, जिसके परिवार की संपत्ति ने उसे बिगाड़ दिया था, उस समय कार्तिक को भेद भरी नज़रों से देख रहा था। मैं तुमसे इस बारे में निजी तौर पर बात करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया, इसलिए मुझे लगता है कि यही बात है। कृपया मेरे पास आना और मुझसे मिलना बंद करो कार्तिक। मैं अब रोहन के साथ हूँ और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। कार्तिक पीछे की ओर लड़खड़ा गया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसकी प्रेमिका, जो उसके लिए अपने प्यार का इजहार करती थी, इतनी भौतिकवादी और क्रूर बन गई थी। क्या तुमने सुना नहीं कि प्रिया कपूर ने क्या कहा? तुम पैसे के मोहताज मूर्ख, चले जाओ। रोहन ने नाराजगी में चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि कार्तिक का दुर्भाग्य एक घातक ट्यूमर की तरह फैल जाएगा और उसके आसपास के वातावरण को संक्रमित कर देगा। कार्तिक ने अपनी नज़रें घुमाईं और देखा कि रोहन की बाहों में आराम करते हुए प्रिया कपूर की मुस्कान कितनी चमकीली थी। कार्तिक के होठों पर स्वीकृति की एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगता है कि बूढ़ा आदमी सही था। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम आज जो निर्णय लिया है उस पर पछताओ मत, प्रिया कपूर, कार्तिक ने कहा। प्रिया कपूर और रोहन को कार्तिक के शब्द दुनिया के सबसे मज़ेदार मजाक लगे। पछतावा? नहीं, मुझे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था। प्रिया कपूर के क्रूर शब्दों ने कार्तिक के दिल में बची हुई उम्मीद की आखिरी किरण भी काट दी। वह मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। मौके पर मौजूद दर्शकों को कभी कार्तिक पर दया नहीं आई। एक छात्र के रूप में जो बेहद गरीब था, ये पूरी तरह से उचित लग रहा था कि उसकी प्रेमिका उसे छोड़ देगी। आखिर कौन ऐसे लड़के के साथ रहना चाहेगा जिसके पास खाने के लिए बचा हुआ खाना हो? कार्तिक ने अपने थके हुए शरीर को वापस अपने छात्रावास में खींच लिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। छत को घूरते हुए उसके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। सब ठीक हो जाएगा कार्तिक, हम बस और ज्यादा मेहनत करेंगे और उस महिला को तुम्हें छोड़कर जाने का पछतावा कराएंगे, एक मजबूत आदमी ने कहा। इससे पहले मजबूत आदमी अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन जब उसने कार्तिक को उस भयानक हालत में देखा तो उसने अपना जॉयस्टिक दूर रख दिया और उसके कंधे पर थपथपाया। मजबूत आदमी कोई और नहीं बल्कि कार्तिक का दोस्त और रूममेट अर्जुन था। वह रोहन सच में एक बेवकूफ़ है। तुम पहले यहाँ नहीं थे, लेकिन वह बेवकूफ़ यहाँ आया और मुझे याद दिलाया कि तुम्हारी कुछ स्कूल फीस बकाया है। उसने मांग की कि तुम कल भुगतान करो। मुझे लगता है कि अगर तुम भुगतान नहीं करोगे तो वह इस पर बड़ा बवाल मचा देगा। चलो दूसरों के वापस आने का इंतज़ार करते हैं।
हम साथ मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे कि तुम अपना गुजारा कैसे कर सको। कार्तिक के दिल में गर्मजोशी भर गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अर्जुन की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। अर्जुन, तुम्हें और बाकी लोगों को मेरी स्कूल फीस के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल मेरे साथ बैंक चलो। अर्जुन तब दंग रह गया जब उसने कार्तिक को बैंक जाने की बात करते हुए सुना। बाद में अर्जुन ने स्थिति को गलत समझा और एक जटिल अभिव्यक्ति की। कार्तिक, तुम्हें अभी भी उस कमीने की ज़रूरत पड़ेगी, रोहन, जो तुम्हारी मदद करेगा। बैंक लोन के लिए आवेदन करने से पहले उसे तुम्हें संबंधित दस्तावेज सौंपने होंगे। मैं लोन नहीं मांग रहा हूँ, मैं पैसे निकाल लूँगा। कार्तिक ने सब कुछ विस्तार से समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह पलटा और अर्जुन को एक सरल उत्तर देने के बाद सो गया। 1 साल हो गया था। स्कूल में हर कोई सोचता था कि कार्तिक गरीब है क्योंकि वह हमेशा फर्श पर पड़े खुले पैसे उठाता था और दूसरों के बचे हुए खाने जैसी अतिवादी हरकतें करता था। हर कोई इस बात से अनजान था कि कार्तिक वास्तव में प्रसिद्ध कार्तिक परिवार का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी था, जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से देश का सबसे अमीर परिवार था। अधिकांश लोग जानते थे कि वे अमीर थे, लेकिन जनता एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अनभिज्ञ थी। क्षेत्र में एकमात्र समूह निगम के रूप में कार्तिक परिवार का वास्तव में पृथ्वी की आधी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव था। यहाँ तक कि रोथस्चाइल्ड भी तुलनात्मक रूप से सौम्य थे। वह गिरगिट परीक्षण का आखिरी दिन था, जहाँ कार्तिक को एक गरीब छात्र के रूप में रहना पड़ा। जब अगली सुबह सूरज उगता तो वह अपनी मूल पहचान में वापस आ जाता और अब वह व्यक्ति नहीं होता जिसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे जुटाने की ज़रूरत होती। अगली सुबह कार्तिक ने स्ट्रेचिंग की। उसने अर्जुन को जगाया और उसे सोमरस बैंक में खींच लिया। सोमरस बैंक एक शानदार बैंक था जिसमें बेहतरीन सजावट और शाही अंदरूनी भाग थे। यहाँ तक कि उस जगह को देखकर भी अर्जुन को निगलना मुश्किल हो गया। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह खुद को बैंक में जाने के लिए मजबूर नहीं कर सका, इसलिए वह कार्तिक की ओर कठोरता से मुड़ा। कार्तिक, क्या तुम जानते हो कि तुम हमें कहाँ ले आए हो? ये सिर्फ एक बैंक है न? अर्जुन आखिरकार मान गया। उसने कार्तिक का तापमान जांचने के लिए अपना हाथ उसके माथे पर रखा। जब उसने महसूस किया कि कार्तिक बीमार नहीं है, तो उसने उसे खींचने की कोशिश की। बकवास बंद करो कार्तिक, ये बैंक अमीरों के लिए है और वे आपको डेबिट कार्ड के लिए आवेदन भी नहीं करने देंगे जब तक कि आपके पास 10 मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति न हो। कार्तिक ने अपने होंठ खोले और अपनी स्थिति की व्याख्या करने ही वाला था कि एक ताना मारने वाली हंसी उनकी ओर बह निकली। यो, क्या छोटी दुनिया है! क्या तुम यहाँ घूमने आए हो ताकि घर पर एयर कंडीशनिंग के शुल्क पर बचत कर सको? एक स्पोर्ट्स कार की आवाज़ जल्द ही रुकने के लिए चीखती हुई उनके कानों में पड़ी। एक बिल्कुल नई BMW पार्क होने से पहले व्यवहारिक रूप से कार्तिक से टकरा रही थी। इस खुलेआम अपमान का सामना करने पर कार्तिक के चेहरे का हाव भाव गहरा और दुष्ट हो गया। अर्जुन की हालत तो और भी खराब थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और लड़ने के लिए तैयार लग रहा था। जल्द ही रोहन प्रिया कपूर की कमर पर हाथ रखकर कार से बाहर निकल गया। अपने सामान्य मधुर और स्वाभाविक अंदाज के विपरीत प्रिया कपूर ने भारी मेकअप किया हुआ था और इसने कार्तिक को अलग थलग महसूस कराया। ओए रोहन, ज़्यादा मत करो। हाँ देखो, ये 2 भिखारी हैं। क्या तुम नहीं देख सकते कि यह कितनी आलीशान जगह है? रोहन ने उन दोनों को घूरते हुए मजाक किया। अपनी बात कहने के बाद रोहन ने प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्डों की ओर हाथ हिलाया और मांग की, अपना काम करो और इन गुंडों को अभी भगा दो। वहां तैनात 2 सुरक्षा गार्ड एक दूसरे की ओर मुड़े और फिर कार्तिक और अर्जुन के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कार्तिक और अर्जुन को जाने का इशारा किया। माफ करना, लेकिन हम यहाँ से जाने के लिए आए हैं, कार्तिक ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक के एक वाक्य ने ही अदृश्य बवंडर को भड़का दिया और वहां की शांति को भंग कर दिया। सबसे पहले रोहन इतनी जोर से हंस रहा था कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और अर्जुन इतना घबरा गया था कि वह कार्तिक की बांह को लगातार हिला रहा था। ये स्पष्ट था कि अर्जुन कार्तिक को घसीट कर ले जाना चाहता था, इससे पहले कि बाद में खुद को और शर्मिंदा कर ले। तुम्हें पता है, मैं सोचती थी कि तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम एक बहुत ईमानदार आदमी हो। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि पैसे के अभाव के अलावा तुम एक बेशर्म धोखेबाज भी हो, प्रिया कपूर ने निर्दयता से कहा क्योंकि वह कार्तिक को भेदभावपूर्ण तरीके से देख रही थी। पूर्व ने बाद वाले के प्रति कोई भावना नहीं दिखाई। ठीक है प्रिया कपूर, चलो उस पैसेहीन बेवकूफ़ के साथ अपनी सांसें बर्बाद न करें। हम बस आराम से बैठेंगे और शो का आनंद लेंगे क्योंकि वह खुद को शर्मिंदा कर रहा है। सुरक्षा गार्डों द्वारा उस आदमी को भगाने के बजाय उसे खुद को आग लगाते हुए देखना बहुत अधिक मनोरंजक होगा। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि खुद को पूरी तरह से शर्मिंदा करने के बाद उसकी चीखें कितनी तेज होंगी। अर्जुन की आंखें अत्यधिक क्रोध से जल रही थीं, लेकिन फिर उसने ऊपर देखा और बैंक का प्रवेश द्वार देखा। अरे यार, क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ? या क्या ये जगह सिर्फ चिल्लाती है, किसानों का प्रवेश वर्जित है? अर्जुन ने सोचा। उसे लगा कि उसके पास अपने क्रोध को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
चलो कार्तिक, वैसे भी बदला ठंडा ही सबसे अच्छा होता है। और क्या, जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता तब तक उन कमीनों को और मजा लेने दो। मुझे नहीं लगता। कार्तिक के होठों पर एक मज़ेदार मुस्कान दिखाई दी। अगर तुम चाहो तो बाहर इंतजार कर सकते हो, कार्तिक ने सुझाव दिया। अर्जुन की आंखें दृढ़ संकल्प और शक्ति से चमक उठीं जब उसने देखा कि उसका मित्र आत्मविनाश के लिए इतना अडिग है। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा शर्मिंदा होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई अंग या कुछ भी खोने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अर्जुन हमेशा सीधा और सम्मानीय रहा था। कार्तिक ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया, ये देखकर कि वह कितना वफादार और मजबूत है। अर्जुन, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, अब से मैं जो भी कमाऊंगा उसमें तुम्हारा हिस्सा होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस समय अर्जुन को नहीं पता था कि कार्तिक के शब्दों का वास्तव में क्या मतलब था, इसलिए वह बस मुस्कुराया। बैंक के बाहरी हिस्से ने कम आय वाले लोगों को अंदर जाने से हतोत्साहित किया, लेकिन यह उस तुलना में कुछ भी नहीं था कि अंदर का डिज़ाइन गरीबों को कितना डराता था। उपन्यास नाटक अर्जुन ने खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था, लेकिन वास्तव में उस जगह में प्रवेश करने पर उसे अभी भी बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी कब्र में उतारा जा रहा हो। बैंक खुद को एक शीर्ष बैंक होने पर गर्व करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रदान की गई सेवाएं बिल्कुल सही थीं। कार्तिक और अर्जुन अभी अभी उस जगह पर पहुंचे ही थे कि औपचारिक पोशाक में एक बहुत ही खुशनुमा दिखने वाली रिसेप्शनिस्ट उनके पास आए। अपने प्रशिक्षण के बावजूद रिसेप्शनिस्ट की मुस्कान अभी भी कठोर हो गई जब उसने देखा कि पुरुषों ने हास्यास्पद रूप से सस्ते कपड़े पहने हुए थे। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। वह केवल इसलिए विनम्र हो रही थी क्योंकि यह उसका काम था। रिसेप्शनिस्ट का सवाल सुनकर अर्जुन को लगा कि उसका ताबूत जमीन में और भी गहराई में धंसा हुआ है। वास्तव में अगर वह असली ताबूत में होता तो शायद उसे बेहतर महसूस होता। कम से कम कोई उसे देख तो नहीं सकता था अगर ऐसा सच में होता। मैं यहाँ पैसे निकालने आया हूँ, कार्तिक ने शांति से उत्तर दिया। जब वह बोल रहा था तो उसकी आवाज़ में एक अजीब आत्मविश्वास की झलक थी। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा स्तब्ध थी। जिज्ञासा उसकी आंखों में चमकी और फिर उसने पूछा, ओह, उस स्थिति में कृपया हमें अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड दें। अर्जुन ने वास्तव में नहीं सोचा था कि कार्तिक के पास देने के लिए कोई कार्ड है, लेकिन कार्तिक अभी भी अपनी आंखों में उम्मीद की चमक के साथ देख रहा था। माफ़ करें, लेकिन मेरे पास कार्ड नहीं है, कार्तिक ने जवाब दिया। उस समय रिसेप्शनिस्ट, जिसके पास पेशेवर प्रशिक्षण था, भी कार्तिक को घूरने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, कार्ड। बेचारे को शायद ये भी नहीं पता कि यह क्या होता है। रोहन ने मजाक उड़ाया। उसने अभी अभी पैसे निकाले थे और प्रिया कपूर के कंधे पर हाथ रखा था, तभी वह रुका। वह कार्तिक को खुद को बर्बाद होते हुए देखने के लिए उत्सुक था। ओह, इससे पहले कि हम आपको क्रेडिट कार्ड प्रदान करें जिसके माध्यम से आपको ओवरड्राफ्ट मिलता है, हमारे बैंक को स्वामित्व वाली संपत्तियों के प्रमाण की आवश्यकता होगी। उल्लिखित संपत्ति का न्यूनतम मूल्य 10 मिलियन या उससे अधिक होना चाहिए और एक नए ग्राहक को प्रसंस्करण शुरू करने से पहले 10 लाख जमा करना होगा, रिसेप्शनिस्ट ने समझाया। वह कार्तिक को भगाने के लिए ललचाई, लेकिन उसने खुद को धैर्यपूर्वक सब कुछ समझाने के लिए मजबूर किया। उसे आश्चर्य हुआ जब कार्तिक ने उसकी बात को बीच में ही रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। मैंने यहाँ एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लिया है और मैं यहाँ उस बॉक्स की सामग्री निकालने आया हूँ, कार्तिक ने सूचित किया। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। बैंक दैनिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करता था, जैसे जमा करना या ऋण का अनुरोध करना, लेकिन यह अपने ग्राहकों को उनके कीमती सामान रखने के लिए सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी प्रदान करता था। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक ग्राहक को सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लेने के लिए बेहद अमीर और शक्तिशाली होना चाहिए। उस समय कार्तिक के कपड़े और विशेषताएं उसके बेहद अमीर और शक्तिशाली होने के अंतर्निहित दावे से मेल नहीं खाती थीं। सर, चारों तरफ सन्नाटा था। रोहन की आंखें उभरी हुई थीं और वह कुछ दूर से देख रहा था। प्रिया कपूर को याद आया कि कैसे कार्तिक ने उसे एक बार वह रसीद दिखाई थी। उसने कसम भी खाई थी कि सही समय आने पर वह उसके साथ राजकुमारी की तरह व्यवहार करेगा। दुर्भाग्य से प्रिया कपूर ने कभी भी उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे अचानक इस बारे में बुरा लगा। हाँ, तुम्हें वह नकली रसीद कहाँ से मिली? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो? रोहन ने चुनौती दी। वह यह मानने से पहले कि कार्तिक की रसीद असली है, यह मान लेना ज़्यादा बेहतर था कि सर्वनाश होने वाला है। मैं समझ गया, सर। मैं अभी जाकर आपकी रसीद की जांच करूंगा, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। रोहन की तरह रिसेप्शनिस्ट को भी संदेह था कि कार्तिक की रसीद नकली थी, लेकिन नियमों के अनुसार उसे सभी को पेशेवर तरीके से मुस्कुराना चाहिए। कृपया बस जल्दी करो, कार्तिक ने रसीद सौंपते हुए एक बेपरवाह मुस्कान के साथ अनुरोध किया। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट मैनेजर के दफ्तर के लिए रवाना हो गई। रोहन अब खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने कार्तिक का बेरहमी से मजाक उड़ाया। ओए किसान,
क्या तुम जानते हो कि नकली बैंक रसीद बनाने की सज़ा क्या है? प्रिया कपूर ने अपने दांत पीस लिए। उसने कार्तिक को और भी अपमानित करने के लिए कहा क्योंकि वह रोहन के साथ और भी बेहतर संबंध बनाना चाहती थी। कार्तिक ने शोर मचाने वाले जोड़े को अनदेखा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह उन पर अपनी सांस भी बर्बाद करने के लिए बहुत व्यस्त था। तभी रिसेप्शनिस्ट, जो अभी अभी रसीद लेकर मैनेजर के दफ्तर में गई थी, वापस लौटी। वह पूरी गति से दौड़ रही थी और थोड़ा पसीना बहा रही थी क्योंकि वह एक गंजे, अधेड़ उम्र के आदमी का पीछा कर रही थी। वह आदमी भी उतना ही घबराया हुआ था जब वह उसके पास पहुंचा। नमस्ते, मैं इस बैंक का शाखा प्रबंधक हूं। हमें आपके साथ पहले जो व्यवहार किया गया उसके लिए बहुत खेद है। कृपया हमें इसके लिए माफ़ करें। गंजा प्रबंधक पसीने से तर था और बोलते समय कार्तिक को सम्मानपूर्वक झुक रहा था। रिसेप्शनिस्ट, जो पहले कार्तिक की देखभाल करती थी, तब तक पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह मौत से बाल बाल बची हो। उसे अभी भी याद है कि रसीद को स्कैन करने के बाद उसकी रीढ़ में कैसे सिहरन दौड़ गई थी और उसे पता चला कि खाताधारक एक वीआईपी था। रोहन कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रसीद असली थी, और प्रिया कपूर भी उतनी ही हैरान थी। क्या मैं अब अपना सामान वापस ले सकता हूँ? बेशक, इस तरह, कृपया। रोहन ने घूर कर देखा क्योंकि बैंक प्रबंधक कार्तिक के साथ राजा जैसा व्यवहार कर रहा था। उस पल पूर्व को लगा कि दुनिया के बारे में उसका नजरिया विकृत और ढह रहा था। यह कोई साधारण बैंक नहीं है, और मैं भी सोमरस बैंक के प्रबंधक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। चलो अर्जुन, बस वहां खड़े मत रहो, कार्तिक ने याद दिलाया। वह मुस्कुराया और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तभी अर्जुन आखिरकार वापस आया। अर्जुन ने अपनी गोद में चुटकी काटी और इस चुभन ने उसे जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया और फिर वह कार्तिक के पीछे चला गया। जब कार्तिक रोहन और प्रिया कपूर के पास से गुजरा तो वह एक पल के लिए रुका, लेकिन उसने कभी प्रिया कपूर की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। उस पल उसकी खूबसूरत आंखें पछतावे से भरी हुई थीं। एक रिश्ता जो विश्वासघात में समाप्त हो गया था, वह उस सिक्के की तरह था जो नाली में लुढ़क गया था। तकनीकी रूप से इसका अभी भी मूल्य था, लेकिन कोई भी ऐसा कुछ वापस नहीं करना चाहता था। नहीं, ये संभव नहीं है। वह किसान ऐसा कैसे कर सकता है? रोहन को अपनी मांसपेशियों को हिलाने में कुछ समय लगा। वह तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया और चिल्लाता रहा कि यह संभव नहीं है। बैंक के दूसरी तरफ प्रबंधक ने विनम्रता से कार्तिक को तिजोरी के सबसे अंदरूनी हिस्से में ले जाकर एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की ओर इशारा किया। कृपया अपना पासवर्ड डालें और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलने के लिए अपने फिंगरप्रिंट और आइरिस को स्कैन करें। सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे वास्तव में अंदर पहुंच गए थे। उसे संदेह था कि यह सब दिखावा था जब तक कि कार्तिक ने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स नहीं खोला। सोने की ईंटें, नकदी के बंडल, ब्रांडेड घड़ियां। बॉक्स मूल रूप से एक छोटा खजाना था। अर्जुन इसे देखते ही अचंभित हो गया। हाँ, बकवास, मैंने आखिरकार इसे हासिल कर लिया। कार्तिक सोचता था कि पैसा महत्वहीन है, लेकिन पिछले 1 साल से उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ा। वह बॉक्स से पैसे का एक छोटा हिस्सा निकालने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब में फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अपने आप भेजे गए ईमेल को देखकर कार्तिक उछल पड़ा और जोर से गाली देने लगा। ओह, बकवास! क्या इस बकवास का कोई अंत नहीं है? ईमेल का शीर्षक था, कार्तिक परिवार की संपत्ति को विरासत में पाने के नियम। ईमेल में केवल 3 महत्वपूर्ण जानकारी थी। सबसे पहले, वारिस द्वारा 1 वर्षीय गिरगिट परीक्षण पास करने के बाद उसे अपनी कंपनी शुरू करने के लिए एक बड़ा फंड प्राप्त होगा। दूसरा, वारिस को 1 वर्ष के भीतर फंड के मूल्य को 10 गुना बढ़ाना होगा। ऐसा न करने पर परिवार की संपत्ति पर उसका दावा खत्म हो जाएगा। तीसरा, वारिस उस चुनौती को अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकता है। तब फंड को एक विच्छेद शुल्क माना जाएगा और वारिस को इसके बाद से काट दिया जाएगा। क्या हुआ, कार्तिक? अर्जुन ने खुद को अभी शांत किया ही था कि उसने देखा कि कार्तिक उदास दिख रहा था। पूर्व अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका, इसलिए उसने इसके बारे में एक दयालु और गैर हस्तक्षेप तरीके से पूछा। कार्तिक ने बैंक के प्रबंधक की ओर मुड़ने से पहले अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की और अनुरोध किया, कृपया 1 मिलियन नकद निकालें, फिर मुझे सामग्री के कुल मूल्य का अनुमान दें। बैंक ने कार्तिक को अनुमान देने में देर नहीं लगाई। पता चला कि सुरक्षा जमा बॉक्स की सामग्री का कुल मूल्य 1 बिलियन था। नियमों के अनुसार कार्तिक को 1 वर्ष के भीतर 10 बिलियन की कुल संपत्ति वाले व्यवसाय में बदलना होगा। परीक्षण और नियम स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को उसकी सीमा तक धकेलने के लिए डिजाइन किए गए थे। कार्तिक ने अंदर ही अंदर गाली दी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे भारी मन से चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। उपन्यास नाटक, ये वह 1 मिलियन है जिसका आपने अनुरोध किया था। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा जब उसने अपने सामने नकदी का छोटा सा पहाड़ देखा। उसने कार्तिक की बाहों को कसकर पकड़ लिया जैसे कि वह अपने अमीर दोस्त के उसे छोड़ने के बारे में चिंतित था।
कृपया इसे मेरे बैग में रखने में मेरी मदद करें, कार्तिक ने अनुरोध किया। पुराने बैग में सारा पैसा डालने में दोनों को 10 मिनट लगे। इसके तुरंत बाद वे बैंक से निकल गए। कार्तिक पूरे रास्ते आराम से रहा, लेकिन अर्जुन तनाव में था क्योंकि उसका चेहरा सख्त हो गया था। वह कार्तिक के ठीक बगल में खड़ा था और पूरे समय एक अंगरक्षक की तरह काम कर रहा था। क्या हो गया है यार? इलाके में बहुत सारे चोर हैं। कार्तिक ने अर्जुन को इतना सतर्क और गंभीर देखकर झल्लाहट में मुस्कुराया। हालांकि कार्तिक के दिल में प्रशंसा उसे गर्मजोशी और मधुरता का एहसास करा रही थी। आओ चलो स्कूल की फीस का भुगतान करते हैं, उसके बाद हम दूसरों को भी हमारे साथ शामिल करेंगे और जश्न मनाएंगे। कार्तिक ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बाद में अर्जुन ने अपने बालों में उंगलियां फिराईं और सिर ऊंचा करके स्कूल की ओर चल दिया। कार्तिक और अर्जुन ने दरवाज़ा खोलते ही अपने कमरे के अंदर एक काले रंग के लड़के को देखा। अर्जुन, कार्तिक, तुम लोग आखिरकार वापस आ गए। उस कमीने ने अभी फ़ोन किया और मांग की कि तुम ट्यूशन फीस का भुगतान करो। उसने धमकी भी दी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह तुम्हें स्कूल से निकाल देगा, काले रंग के लड़के ने कहा। संदेश देने वाला लड़का समीर था। वह एक गांव में पला बड़ा था, इसलिए वह शारीरिक रूप से मजबूत था और न्याय की भावना रखने वाला एक सभ्य लड़का था। जब भी छात्रावास के लड़के झगड़ते तो वह आगे आकर किसी को चोट लगने से बचाता। वह कमीना पैसे के पीछे भागता है। मुझे यकीन है कि उस अमीर कमीने रोहन ने ही उसे पैसे मांगने के लिए उकसाया होगा, अर्जुन ने शिकायत करते हुए गुस्से में गुर्राते हुए कहा। लड़के जिस कमीने के बारे में बात कर रहे थे वह दरअसल उनका शिक्षक जैक ट्रिप था। वह शिक्षक हो सकता है, लेकिन वह पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भागता था। वह अमीर परिवारों से आने वाले छात्रों की चापलूसी करने के लिए हर संभव प्रयास करता था और यही कारण था कि रोहन अंततः क्लास प्रीफेक्ट बन गया। कार्तिक, मेरे बटुए में अब 1000 है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अभी अपनी आपात स्थिति से निपटने के लिए इसे ले लेना चाहिए। हम आपको आपके शेष ऋण को चुकाने में मदद करने के लिए कुछ तरीके खोजने में मदद करेंगे, समीर ने कहा। समीर की बात सुनकर कार्तिक की आंखों में प्रशंसा के आंसू आ गए। कार्तिक के पास अब पैसे की कमी नहीं है, समीर। वह अब एक अमीर आदमी है जिसकी कुल संपत्ति 1 अरब से अधिक है। अर्जुन अपनी खुशी को रोक नहीं सका और कार्तिक के होंठ खुलने से पहले ही उसे खुशखबरी सुना दी। पूर्व ने उत्साह से बात की, लेकिन उसकी आवाज़ में ईर्ष्या का कोई संकेत नहीं था। वह वास्तव में कार्तिक के लिए खुश था। ठीक है, अब मुझे जैक से बात करनी है। चलो आज रात शराब पीते हैं और जश्न मनाते हैं। कार्तिक ने बार बार भुगतान में देरी की थी, इसलिए जैक पिछले 1 साल से कार्तिक को परेशान कर रहा था। कार्तिक के चेहरे पर शैतानी भाव आ गया क्योंकि उसे जैक द्वारा की गई हर हरकत याद आ गई। आधे घंटे बाद कार्तिक अपने पुराने और धूल भरे बैग के साथ शिक्षक के कार्यालय में आया। वह जैक की डेस्क के ठीक सामने खड़ा था जब उसने कहा, मिस्टर ट्रिप, मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। जैक का मोटा शरीर उसकी कुर्सी पर बैठा था जब उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और कार्तिक की ओर एक भेदभावपूर्ण नज़र डाली। कार्तिक, आपने काफ़ी समय से भुगतान में देरी की है और क्या आपको नहीं लगता कि यह समय है कि आप अपनी स्कूल की फीस का भुगतान करें? मुझे स्कूल में रिपोर्ट करना है, इसलिए मेरे हाथ बंधे हैं, आप जानते हैं। स्कूल वास्तव में एक चैरिटी संगठन नहीं है। जैक ने सभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके आक्रामक लहजे और धमकी को नकारा नहीं जा सकता था। हालांकि उस समय जैक कार्यालय में अकेला नहीं था। लेक्चरर ऐसी लग रही थी जैसे वह 20 साल की उम्र के आसपास की हो और उसके सिर पर घुंघराले बाल थे जिन्हें उसने खुला छोड़ रखा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर गजब की त्वचा थी और उसके चेहरे की अद्भुत विशेषताओं ने उसे देश की मशहूर हस्तियों की तरह आकर्षक बना दिया था। उसके बेवकूफ़ चश्मे विशेष रूप से प्यारे थे। उन्होंने उसकी बेवकूफ़ी लेकिन मीठी आभा को उजागर किया। जैक के क्रूर लहजे ने उसे अपना सिर झुकाकर देखने के लिए प्रेरित किया। जब उसने कार्तिक पर सस्ते कपड़े देखे तो उसकी निगाहों में दया की झलक दिखी। दूसरी ओर जैक ने इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने मान लिया कि कार्तिक की चुप्पी हार की स्वीकृति थी। जैक की आंखों से शैतानी झलक रही थी। वह कार्तिक को अपमानित करने वाला था जब लेक्चरर ने बात की। मिस्टर ट्रिप, क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है कि एक छात्र के गौरव को सिर्फ इसलिए ठेस पहुंचाई जाए क्योंकि वह समय पर अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं कर सकता? उसकी नर्म तीखी आवाज़ मधुर लग रही थी और कार्तिक को यह आकर्षक लगी। उसने सोचा कि उसके दोस्त, जिनके साथ वह एक कमरा साझा करता था, स्कूल में एकमात्र ऐसे लोग थे जो उसके लिए बोलेंगे। उसने कभी उम्मीद नहीं की कि कोई और उसकी मदद करेगा। कार्तिक ने अपना सिर लेक्चरर की ओर घुमाया। जब उसने देखा कि वह कौन था तो उसकी आंखें चमक उठीं। उस बिजनेस यूनिवर्सिटी के हजारों लेक्चरर, ट्यूटर और प्रोफेसरों में से अदिति सबसे प्रसिद्ध थी। सुश्री अदिति, यह मामला मेरी कक्षा की एक छात्रा से जुड़ा है। कृपया मुझे इसे अपने तरीके से संभालने दें, जैक ने कहा। जब वह अदिति से बात कर रहा था तो उसे राजनीतिक होना पड़ा क्योंकि वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय थी। मेरी ओर से बोलने के लिए धन्यवाद, सुश्री अदिति।
शायद हमें वास्तव में गिरने और गरीब होने की जरूरत है ताकि पता चल सके कि वास्तव में कौन हमारे पक्ष में है। अदिति ने कार्तिक को थोड़ा सिर हिलाया और फिर अपनी नज़र जैक पर घुमाई, जिसने पीछे हटने और कार्तिक को जाने देने से इनकार कर दिया। उसने अपनी नज़र वापस कार्तिक पर घुमाई। धुले हुए कपड़ों में कार्तिक इतना गरीब लग रहा था कि अदिति को उठकर उसके पास जाना पड़ा। अदिति काफ़ी लंबी थी, इसलिए जब वह कार्तिक के बगल में खड़ी हुई तो वह उससे थोड़ी ही छोटी थी। कार्तिक झूठ बोल रहा होगा अगर वह दावा करे कि उसने पहले कभी उस पागल हॉट लेक्चरर के बारे में कोई कल्पना नहीं की थी। जब उसने उसके द्वारा लगाए गए मंत्रमुग्ध करने वाले परफ्यूम की महक को सूंघा तो वह अपनी लार निगलने से नहीं रोक सका। मिस्टर ट्रिप, उसने स्कूल को कितना देना है? अदिति ने शांति से पूछा। उसके बेपरवाह लहजे ने जैक और कार्तिक दोनों को चौंका दिया। अदिति खुद को इस मामले में शामिल कर रही थी, इसलिए जैक के चेहरे के हाव भाव में तीखा बदलाव आया। वह क्रोधित दिख रहा था जब उसने दांत पीसते हुए अदिति के सवाल का जवाब देने से पहले कार्तिक को बुरी तरह घूरा। उसकी आवाज़ फीस सहित, ये कुल 15,000 है। और एक दयालु इशारे में अदिति ने जैक की योजना को विफल कर दिया, जिसमें कार्तिक को हमेशा के लिए स्कूल से बाहर निकालने की योजना थी। इससे जैक इतना क्रोधित हो गया कि वह लगातार अपने दांत पीसता रहा। वह उस पर भड़क जाता, लेकिन उसे याद आया कि अदिति स्कूल में कितनी लोकप्रिय थी और उसके कितने प्रशंसक थे। इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा और नफरत कार्तिक पर निकाल दी। मिस अदिति, बस मेहनत से पढ़ाई करो, अपने माता पिता को निराश मत करो, अदिति ने सलाह दी और फिर वह पलटकर ऑफिस से चली गई। पैसे के साथ जैक को अपमानित करने की कार्तिक की योजना पूरी तरह से विफल हो गई, लेकिन कार्तिक ने वास्तव में अदिति की मदद की सराहना की। कार्तिक जल्द ही अपने सदमे से बाहर आया और अदिति का पीछा करने के लिए भाग गया। वह सीढ़ियों के पास था जब उसने अचानक अदिति को एक कोने में बात करते हुए सुना। कार्तिक सहज रूप से रुक गया। इसके बाद उसने जो सुना उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सुश्री अदिति, क्या ये समय नहीं है कि आप अपने पिता का कर्ज चुका दें? हम कार्यालय में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें आज हमारे पैसे नहीं मिलते तो हम यही कहेंगे कि स्कूल के सामने सच्चाई उजागर करने के लिए आपको हमें दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अदिति के खूबसूरत चेहरे पर उथल पुथल मच गई, जबकि कठोर वास्तविकता उसे प्रताड़ित कर रही थी। कार्तिक तब तक अपने छिपने के स्थान से नहीं हिला जब तक अदिति वहां से नहीं चली गई। जब उसने उसे उस विशेष दिशा में चलते देखा तो वह परेशान हो गया। वह वापस कार्यालय जा रही है। अरे, वे गधे वहां उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे उसकी मदद करनी होगी। कार्तिक को एहसास हुआ कि अदिति अपनी सुरक्षा को अनदेखा करके अपनी समस्या का सामना करने जा रही है। एक बुरी भावना उसके अंदर घुस गई और उसे अपना बैग लेकर उसके कार्यालय की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। अदिति जब कार्यालय के ठीक बाहर खड़ी थी तो वह अकेली थी। हालांकि वह दरवाजे के दूसरी तरफ थी, लेकिन वह कुछ पुरुषों को अशिष्टतापूर्वक और जोर से हंसते हुए सुन सकती थी। निराशा उसके खूबसूरत चेहरे पर उभर आई। अदिति का जन्म एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे अमीर नहीं थे, लेकिन उन्हें गुजारा करने में कोई समस्या नहीं थी, जब तक कि उसके पिता को जुए की लत नहीं लग गई। उनका सुंदर परिवार मुसीबत में फंस गया क्योंकि उसके पिता ने न केवल अपनी सारी बचत उड़ा दी थी, उन्होंने सूदखोरों से भी उधार लिया और कर्ज में डूब गए। अदिति को उस कर्ज को चुकाने में मदद करने के लिए विदेश में पढ़ाई करने का मौका छोड़ना पड़ा। मास्टर्स करने के तुरंत बाद वह लेक्चरर बन गई। दुर्भाग्य से उसने अभी अभी काम करना शुरू किया था और एक नए स्नातक का वेतन भारी कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली तो उसकी लंबी पलकें फड़क उठीं। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसकी तेजस्वी निगाहें असीम निराशा से चमक उठीं। जैसे ही अदिति ने दरवाजा खोला और कार्यालय में प्रवेश किया, तीनों गुंडों ने अपना ध्यान दरवाजे की ओर लगाया। अपनी आंखों में वासना की आग जलाते हुए गुंडों ने अदिति के सेक्सी कारतूस को देखा। सुश्री अदिति, ये ऋण समझौता है। अब समय आ गया है कि आप भुगतान करें, गुंडों के मुखिया ने कहा और फिर उसने अपने होंठ चाटे और अनुबंध को उसकी मेज पर रख दिया। ऋण समझौते से पता चला कि ब्याज सहित ऋण 8 लाख से अधिक हो गया था। थकावट और अकेलेपन से अदिति का शरीर कांप उठा। क्या मुझे कुछ और दिन मिल सकते हैं? मैं पैसे जुटाने के कुछ तरीके खोजूंगी, अदिति ने अनुरोध किया। वह यह अनुरोध करने के लिए बेहद अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तीनों पुरुष मुस्कुराए जैसे उन्हें उम्मीद थी कि अदिति विस्तार का अनुरोध करेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, सुश्री अदिति। हालांकि हमारे बॉस ने हमें आपको एक और प्रस्ताव देने के लिए कहा है। अगर आप उसके साथ जुड़ती हैं तो वह पैसे वापस नहीं मांगेगा। अदिति ने उस आदमी से यह अपमानजनक बात सुनकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर वह अपना शरीर बेचने को तैयार होती तो वे सिर्फ 8 लाख से कहीं ज्यादा कमा सकते थे। अनगिनत पुरुष उसके साथ सोने के लिए इससे भी ज्यादा की पेशकश करते थे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, सुश्री अदिति। यदि आप अभी कोई निर्णय नहीं लेती हैं तो हमारे पास आपके रहस्य को स्कूल में उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
तीनों पुरुषों को यकीन था कि अदिति नहीं चाहती थी कि उसके परिवार पर जो कर्ज है उसके बारे में कोई जाने। यही कारण था कि वे स्थिति का फायदा उठा रहे थे और उसे एक कोने में धकेल रहे थे। जैसे ही अदिति निराश होकर अपनी आंखें बंद करने वाली थी, गलियारे से तेजी से चलने वाले कदमों की एक श्रृंखला गूंज उठी। कार्तिक ने कार्यालय में हो रहे शोर को सुना, भले ही वह कुछ दूरी पर था। वह उस समय विनम्र होने की परवाह नहीं कर सकता था, इसलिए वह बिना अनुमति के कार्यालय में घुस गया। कार्तिक की उपस्थिति ने कार्यालय में माहौल को ठंडा कर दिया। तीनों गुंडों ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया और उसे डराने वाली नज़र से देखा। अदिति ने भी अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाईं। जब उसने कार्तिक को वहां देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अगर तुम चोट नहीं खाना चाहते हो तो चले जाओ, बदमाश। गुंडों के सरदार ने कार्तिक को डराने की धमकी दी। ऐसा लग रहा था कि गुंडे नहीं चाहते थे कि चीजें हाथ से निकल जाएं। अभी चले जाओ, अदिति ने आग्रह किया। वह घबराहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी और चाहती थी कि कार्तिक जल्द से जल्द वहां से चला जाए। चिंता मत करो मिस अदिति, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ, कार्तिक ने कहा। उसने अदिति की बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अदिति के सामने खड़े होकर उसे ढाल बनाते हुए मुस्कुराया। क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो, बदमाश? चलो बकवास में समय बर्बाद नहीं करते, ठीक है? क्या तुम्हें अपने पैसे चाहिए या नहीं? कार्तिक ने चुनौती दी। जब उसने दूसरे आदमियों को बेरहमी से अपमानित किया तो वह नाराज लग रहा था। एक बार फिर कार्यालय में सन्नाटा छा गया। अदिति का दिल धड़क उठा जब उसने पहली बार देखा कि कार्तिक उसके लिए इस तरह खड़ा है। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि एक लड़का जो अपनी स्कूल की फीस भी नहीं भर सकता, उसकी मदद कर सकता है। मैं सोचती थी कि विश्वविद्यालय के छात्र शक्तिशाली होते हैं। पता चला ये दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। बकवास बंद करो, बस मुझे बताओ कि सुश्री अदिति को तुम्हारा कितना देना है? ब्याज के साथ ये कुल 8 लाख है। ऐसा लग रहा था कि वे लोग देखना चाहते थे कि कार्तिक, जो उन भयानक कपड़ों में था, कैसे नायक की भूमिका निभा सकता है और संकट में फंसी युवती की मदद कर सकता है। अदिति की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं जब कार्तिक ने अपना बैग नीचे रखा और उसे खोला। बैग को फेंकने से पहले उसने उसमें से 20 गड्डियां निकालीं। जब बैग उन लोगों के सामने गिरा तो ढेरों गड्डियां बाहर गिरीं और डेस्क को पैसों से सजा दिया। इतना पैसा था कि उसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। तीनों गुंडों के आने में कुछ समय लगा। वे जल्दी से नकदी लेने के लिए गए। इस बार तुम जीत गए, बदमाश। अरे, लोन एग्रीमेंट सौंप दो, कार्तिक ने मांग की। वह बेवकूफ़ नहीं था और जानता था कि गुंडे के मुखिया को पैसे जेब में डालने से कैसे रोका जाए। अदिति घटनाओं के इस मोड़ से इतनी हैरान थी कि वह तब तक अचंभित रही जब तक कि कार्तिक ने उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाया। ऐसा कहने के बाद उसे होश आया और वह हैरान हो गई। वह विशेष रूप से तब नाराज़ हुई जब उसने सोचा कि कैसे उसने इस मामले में दखल दिया और कार्तिक की ट्यूशन फीस का भुगतान किया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अदिति को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। सुश्री अदिति, आपको कॉन्ट्रैक्ट को सुरक्षित रखना चाहिए, कार्तिक ने याद दिलाया। उसकी आवाज़ सुनकर अदिति ने हाथ बढ़ाया और कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिया। जब उसने भिनभिनाती मक्खी जैसी नर्म आवाज़ में उसे धन्यवाद दिया तो उसका सिर शर्म से झुक गया। तुमने पहले मेरी मदद की थी, है न? कार्तिक ने कहा। अब हम बराबरी पर हैं। कार्तिक का दिल थोड़ा धड़क उठा जब उसने देखा कि अदिति कितनी खूबसूरत है, लेकिन जब उसने उसकी मदद की तो वह सच्चा था। नहीं, ये सही नहीं है। मैं जल्द से जल्द तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। सच तो ये था कि अगर समय सीमा कम न होती और नियम सख्त न होते तो अदिति को कर्ज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ये देखकर कि अदिति कितनी गंभीर थी, कार्तिक जानता था कि वह उसे पैसे लौटाने के बारे में भूलने के लिए मना नहीं पाएगा। इसलिए उसने शांति से सिर हिलाया। विशाल कार्यालय में केवल अदिति और कार्तिक ही बचे थे और किसी को पता चलने से पहले ही कमरे का माहौल अजीब हो गया। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में कार्तिक का फोन बज उठा। क्या हो रहा है अर्जुन? समीर और लड़कों ने फैसला कर लिया है। हम तुम्हें टाइकून में खाना खिलाने के लिए मजबूर करेंगे। ये कहने के बाद अर्जुन और दूसरे लड़के खुशी से हंस पड़े। टाइकून बिजनेस यूनिवर्सिटी के पास सबसे आलीशान रेस्टोरेंट था। यहाँ एक बार का खाना भी हजारों में बिकता था। अर्जुन और दूसरे ने कहा कि वे उसे धमकाएंगे, लेकिन कार्तिक सच जानता था। अगर वह किसी तरह पैसे खो देता और खाने का खर्च नहीं उठा पाता तो वे तीनों वहीं रुककर उसके साथ बर्तन साफ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग आगे बढ़ो और रिजर्वेशन करवा लो। मैं 1 सेकंड में वहां पहुंच जाऊंगा। कार्तिक ने फ़ोन रखने के बाद अदिति को अलविदा कहने की योजना बनाई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उससे पहले ही बोल दिया, मैं भी जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। अदिति इतनी लोकप्रिय थी कि बिजनेस यूनिवर्सिटी में अनगिनत पुरुष उसे लिफ्ट देने के लिए पैसे देते थे। कभी कुछ काम नहीं आया, इसलिए कार्तिक इतना मूर्ख नहीं था कि इतना अच्छा ऑफर स्वीकार करने से इनकार कर दे। बिजनेस यूनिवर्सिटी से टाइकून तक कार से 10 मिनट में पहुंचा जा सकता था और अदिति पूरे समय सड़क पर ध्यान दे रही थी।
हालांकि कार्तिक बार बार उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। जब उनकी नज़रें गलती से मिल जाती तो कार में माहौल तुरंत अजीब हो जाता। वे अभी अभी टाइकून पहुंचे थे और कार से बाहर भी नहीं निकले थे कि कार्तिक ने अर्जुन और अन्य लोगों को रेस्तरां में प्रवेश करने से रोक दिया। शोरगुल भी सुना जा सकता था। जब कार्तिक ने भीड़ में देखा और रोहन की खिल्ली उड़ाई तो उसकी नज़रें शैतानी हो गईं। रोहन विटेकर, तुमने इस बार हद पार कर दी है, अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुर्राते हुए कहा। वह इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। तुम किस बारे में शिकायत कर रहे हो? मूर्ख बनना बंद करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम किसी लड़की को नहीं लुभा सकते। पता चला कि अर्जुन और लड़के एक साथ मिले और इस मामले पर चर्चा की। उन्होंने अर्जुन को, जिसका दूसरे छात्रावास की महिलाओं के साथ सबसे अच्छा तालमेल था, लड़कियों को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। लड़के उस अवसर का उपयोग कार्तिक को प्रिया कपूर से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए करना चाहते थे। लड़कियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया जब उन्होंने सुना कि वे टाइकून जा रहे हैं। जब वे टाइकून के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो संघर्ष शुरू हो गया। वे वहां रोहन से टकरा गए। ये प्रिया कपूर का जन्मदिन था, इसलिए रोहन ने अपने दोस्तों को प्रिया कपूर के साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया। उसने ये भी दावा किया कि वह टाइकून को ब्लॉक बुक करेगा। ये स्पष्ट था कि उसने कार्तिक को बुरा दिखाने के लिए ये शब्द कहे थे। लड़कियां वास्तव में केवल मुफ्त भोजन के लिए वहां थीं, इसलिए ये सुनकर कि रोहन ने जगह को ब्लॉक बुक किया था, उन्हें अपना रुख बदलना पड़ा। 4 महिलाएं, जिन्हें आमंत्रित करने के लिए अर्जुन ने बहुत प्रयास किए थे, ने देखा कि रोहन कुछ दोस्तों के साथ था जो प्रसिद्ध रूप से अमीर थे। उनकी आंखें चमक उठीं क्योंकि वे प्रिया कपूर की तरह एक अमीर प्रेमी पाने की कल्पना कर रही थीं। कार्तिक अभी भी अदिति की कार में था, लेकिन उसने उनकी बहस सुनी और अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। इससे उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। कार्तिक कार से उतरते ही अर्जुन और बाकी लोगों के पास गया। वह पहले वहां नहीं था, लेकिन बहस के बीच में दिखाई देने से कार्तिक सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। अर्जुन और लड़कों के अलावा बाकी सभी लोग रोहन द्वारा कार्तिक को अपमानित करने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने पलटकर देखा। जब उसने कार्तिक को वहां देखा तो वह थोड़ा माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। कार्तिक, दोस्तों, तुम मुझे इतनी मजेदार पार्टी में कैसे छोड़ सकते हो? कार्तिक ने कहा। वह आगे बढ़ा और अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। तनाव पहले से ही बहुत ज्यादा था और कार्तिक की उपस्थिति ने इसे और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया। रोहन उस दिन पहले सोमरस बैंक में शर्मिंदा था, लेकिन उसने अभी भी यह मानने से इनकार कर दिया कि कार्तिक जैसा कंगाल उसे 2 बार हरा सकता है। रोहन को नहीं लगा कि यह संभव है, और न ही दूसरों को। जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, रोहन के पास पैसा और ताकत थी। दूसरी ओर कार्तिक एक गरीब मूर्ख था जिसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी। कार्तिक, चलो कहीं और चलते हैं। हमें उनके जैसे बेवकूफ़ों से निपटने की ज़रूरत नहीं है। लड़कों ने पहले ही कहानी सुन ली थी कि कैसे कार्तिक ने बैंक में रोहन को शर्मिंदा किया, लेकिन रोहन के साथ बहुत सारे लोग थे। इसने दूसरों को कार्तिक को लड़ाई में शामिल होने से रोकने के लिए प्रेरित किया। कार्तिक ने रोहन की ओर ध्यान देने से पहले अर्जुन और दूसरों को शांत होने का संकेत देने के लिए मुस्कुराया। मुझे लगता है इसका मतलब है कि तुम आज रात बिल का भुगतान करना चाहते हो। हाँ, मैं चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ। ये तुम्हारे जैसे पैसेहीन मूर्ख की तरह नहीं है। क्षमा करें, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम आज रात बिल का भुगतान नहीं कर सकते। कार्तिक के शब्दों ने सभी को तुरंत जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन उस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। हाँ, झूठ तो तुम्हारी फड़फड़ाती जुबान से ही निकलता है ना? मेरे पास जगह बुक करने के लिए पर्याप्त से अधिक पैसे हैं और तुम मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि तुम टाइकून के मालिक हो। रोहन की मुस्कान इतनी बड़ी थी कि वह थोड़ी विकृत लग रही थी। जब उसने उन्हें दिखाया तो उसका बटुआ मोटा था। जाहिर है कि उसने बैंक में जो कुछ हुआ था उसका बदला लेने के लिए ही ऐसा किया था। कार्तिक ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुलीं। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि उसके चेहरे पर जो शांत मुस्कान थी उससे कुछ गड़बड़ थी। इसलिए दर्शकों की हंसी इतनी तेज हो गई कि उन्होंने ट्रैफिक को दबा दिया। क्षमा करें, लेकिन मैं आज रात से इस जगह का मालिक बन जाऊंगा। कार्तिक ने ऐसा कहा जैसे उसे लगा कि उनकी हंसी पर्याप्त जोरदार नहीं थी और यह उसके लिए पर्याप्त शर्मनाक नहीं था। उसके बेपरवाह शब्दों ने सभी को और भी जोर से हंसाया। रोहन के दोस्त इतना हंसे थे कि उस पल उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि आज रात तुम टाइकून को कैसे अपना बनाओगे। यहां तक कि अर्जुन को भी लगा कि कार्तिक के शब्द उस समय थोड़े अतिशयोक्तिपूर्ण थे। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक अपनी गर्दन पर गिलोटिन लगाने के लिए लीवर खींच रहा हो। कार्तिक, सब ठीक हो जाएगा, कार्तिक ने आत्मविश्वास से जवाब देने के बाद अपनी नाक को थोड़ा रगड़ा। उसने अपना सेकंड हैंड फ़ोन निकाला जिसे अपग्रेड करने का उसे मौका नहीं मिला था, और उसने फ़ोन किया।
वारिस पर लगाए गए नियमों के अनुसार कार्तिक को फंड का उपयोग व्यवसाय शुरू करने और फंड के मूल्य को 10 गुना बढ़ाने के लिए करना था। दर्शक कार्तिक को एक धोखेबाज के रूप में देख सकते हैं जो कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि टाइकून निश्चित रूप से एक शानदार निवेश होगा। इसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और ग्राहकों की एक स्थिर आमद थी। इसलिए यह संभव था कि अपनी वर्तमान विस्तार योजना में थोड़ा समायोजन करके ये शहर का सबसे अच्छा रेस्तरां बन सकता था। हालांकि कार्तिक द्वारा टाइकून को लक्षित करने का एक और कारण था। ये भी कहा जा सकता है कि वह टाइकून को एक बड़ी संपत्ति बनाने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग कर रहा था। कार्तिक परिवार 1000 से अधिक वर्षों से देश का सबसे अमीर परिवार था, लेकिन धन ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था। उनके पास एक मजबूत नेटवर्क भी था और उनके कनेक्शन हर कंपनी और उद्योग में फैले हुए थे। कार्तिक अभी तक कार्तिक परिवार के नेटवर्क का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाया था, लेकिन उसने पहले ही कार्तिक परिवार के वारिस के रूप में अपनी पहचान फिर से हासिल कर ली थी। इसलिए टाइकून को हासिल करने के लिए उसे बस एक फ़ोन कॉल करना था। इसमें बहुत समय नहीं लगा और कार्तिक ने 20 मिलियन में टाइकून के 60% शेयर खरीद लिए। दुर्भाग्य से रोहन और उसके दोस्तों को केवल कार्तिक को एक पुराने सेकंड हैंड फ़ोन के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखने को मिला। ओह, क्या तुम टाइकून खरीदने में कामयाब हो गए? रोहन ने पूछा। उसके शब्द विनम्र और दयालु लग सकते थे, लेकिन उसके लहजे से पता चलता था कि वह कार्तिक का मजाक उड़ा रहा था। मैंने खरीदा, कार्तिक ने जवाब दिया। वह शांति से मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर भी उसने दर्शकों को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। सच में कार्तिक, मुझे पता है कि तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इन जैसे बेतुके तरीकों का इस्तेमाल करना भूल सकते हो। हे भगवान, तुम्हें छोड़ना वास्तव में मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला है, प्रिया कपूर ने कहा। ऐसा लग रहा था कि कार्तिक की शांति और प्रिया कपूर के प्रति उपेक्षा ने उसके गौरव को ठेस पहुंचाई थी। चीजें पहले ही इस हद तक आगे बढ़ चुकी थीं, लेकिन प्रिया कपूर अभी भी इतनी अज्ञानी बनी हुई हैं। उस पल कार्तिक केवल यही सोच सकता था कि प्रिया कपूर कितनी बेवकूफ़ है। अतीत में उसके लिए भावनाएं रखने के बारे में उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। चलो चलते हैं, देखते हैं कि उस आदमी ने वास्तव में टाइकून खरीदा है या नहीं, रोहन ने सुझाव दिया। उसने अपने हाथ हिलाए। चलो चलें, आज रात टाइकून हमारा है, कार्तिक ने कहा। उसने अपने दोस्तों की तरफ भी हाथ हिलाया। उसके बाद कार्तिक अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ गया। अर्जुन और बाकी लोग एक पल के लिए झिझके, फिर उन्होंने भी दांत पीस लिए और उनके पीछे चल दिए। कार पार्क से रेस्टोरेंट तक की दूरी कम थी, लेकिन हवा में उपहास और अपमान भरपूर था। वे जल्द ही टाइकून के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। इससे पहले कि रोहन और बाकी लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि टाइकून का मैनेजर घबराहट में पसीना बहाते हुए वहां से भाग रहा था। मैनेजर चिंतित लग रहा था। उसकी साफ आंखें जगह को लगातार स्कैन कर रही थीं और यह स्पष्ट था कि वह किसी वीआईपी की तलाश कर रहा था। सभी ने सहज रूप से सोचा कि मैनेजर रोहन का स्वागत करने के लिए वहां आया है। ये समझ में आता था क्योंकि रोहन ने अभी अभी दावा किया था कि वह पूरी जगह को ब्लॉक बुक कर देगा। जो कोई भी ऐसा कर सकता था वह निश्चित रूप से रेस्टोरेंट का वीआईपी होगा। यहाँ तक कि रोहन ने भी मान लिया कि वह दिन का सबसे प्रतिष्ठित अतिथि था क्योंकि वह अपने दोस्तों में सबसे अमीर था। रोहन ने अपना कॉलर सीधा किया। हर कोई उसे प्रशंसा से देख रहा था क्योंकि वह टाइकून के मैनेजर से गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। हालांकि मैनेजर की नज़र कार्तिक पर टिकी थी, जो एक साधारण पोशाक में था। कार्तिक, आने के लिए धन्यवाद। मुझे आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पहले नहीं आने के लिए बहुत खेद है। मैनेजर कार्तिक के पास जाते समय उज्ज्वल और विनम्रता से मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए मैनेजर एक किसान की तरह लग रहा था जो अपने राजा का स्वागत करने आया था। कुछ मिनट पहले मैनेजर को खबर मिली कि कंपनी के आधे से अधिक शेयर कार्तिक को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इसका मतलब था कि कार्तिक तब से टाइकून का मालिक बन गया था। 1 सेकंड बीता, फिर एक और सेकंड। 30 सेकंड के लिए यह एकदम खामोशी थी। एयर कंडीशनर की गुनगुनाहट उस समय सुनाई देने वाली एकमात्र ध्वनि थी। रोहन और बाकी लोगों को लगा कि उनकी दुनिया उलट गई है। उनके चेहरे पर तुरंत ही कड़वाहट आ गई। उन्हें खास तौर पर शर्मिंदगी महसूस हुई जब उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने कार्तिक को एक कंगाल और धोखेबाज कहकर बेरहमी से अपमानित किया। उन्हें लगा जैसे कठोर वास्तविकता ने उन्हें कुछ 100 बार तमाचा मारा हो। जो सबसे खराब दिख रही थी वह कोई और नहीं बल्कि प्रिया कपूर थी। ये जानने के लिए किसी प्रतिभा की ज़रूरत नहीं थी कि उस रात के बाद प्रिया कपूर का मजाक उड़ाया जाएगा और उन्हें बिजनेस यूनिवर्सिटी में सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति माना जाएगा। प्रिया कपूर को ये सोचकर नींद आ गई कि जब भी वह वहां कदम रखेंगी तो पूरे स्कूल में उनकी चर्चा होगी। हर कोई मुझ पर हंसेगा, प्रिया कपूर ने सोचा। उसे लगा जैसे उसका जीवन अनंत अंधकार में डूब गया है। माफ़ करें, लेकिन टाइकून आज रात सिर्फ मुझे और मेरे दोस्तों को ही खाना खिलाएगा, इसलिए आप लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए, कार्तिक ने कहा। कार्तिक ने ऐसे बात की जैसे कुछ भी नहीं हो।
इससे साबित हो गया कि उसे रोहन के बुरे दिखने की कोई परवाह नहीं थी। जैसा कि पता चला, ये शब्द आखिरी तिनके थे जिन्होंने ऊंट की पीठ तोड़ दी। रोहन का चेहरा हाई ब्लड प्रेशर से लाल हो गया था और उसके गुस्से ने उसे खून की उल्टी करवा दी थी। कुछ समय बाद टाइकून के सबसे अच्छे कमरे में अर्जुन और बाकी लोग नशे में थे और बेहोश थे। उन्होंने अपनी बोतलें उठाई हुई थीं और उनकी मुस्कान चमक रही थी। हाँ हाँ, तुम वाकई कुछ और ही हो कार्तिक। क्या तुमने देखा कि वे गधे रोहन और प्रिया कपूर कितने भयानक दिख रहे थे? यार, ये कमाल था। अगली सुबह कार्तिक सबसे बुरे हैंगओवर के साथ उठा। उसने बिस्तर पर आराम करते हुए अपने सिर की मालिश की। हालांकि अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसने एक गुलाबी कंबल ओढ़ा हुआ था और मामले को बदतर बनाने के लिए गुलाबी कंबल से एक हल्की खुशबू आ रही थी। अरे, क्या हो रहा है? कार्तिक ने अविश्वास में स्त्री दिखने वाले बेडरूम का अध्ययन किया। इस खोज का प्रभाव उसके लिए बहुत गहरा था। जब कार्तिक सोच रहा था कि क्या उसने कल रात वन नाइट स्टैंड किया था या कुछ और बदतर, उसने बगल के कमरे से एक मधुर आवाज़ सुनी। अपने चरम भय के लिए आवाज़ उसे अजीब तरह से परिचित लग रही थी। अरे, क्या मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है? उसने खुद से कहा। अपने कपड़े सावधानी से पहनने के बाद कार्तिक बेडरूम से बाहर निकल गया। उसने बगल के कमरे में झांका और अपनी खोज से चौंक गया। बेडरूम के ठीक बगल के अध्ययन में बिजनेस यूनिवर्सिटी की आइस क्वीन अदिति थी। यहाँ तक कि एक कुत्ता भी ऑनलाइन स्ट्रीमर हो सकता है। किसी के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमर होना सामान्य बात थी, लेकिन कार्तिक तब भी चौंक गया जब उसने देखा कि आमतौर पर उदासीन आइस क्वीन निजी तौर पर ऑनलाइन स्ट्रीमर बन गई। वाह, मुझे विश्वास नहीं होता कि सुश्री अदिति का ये पक्ष भी है। कार्तिक अपने काम में इतना मग्न था कि उसने गलती से दरवाजे के बाहर कूड़ेदान को लात मार दी। तुरंत अदिति ने शोर सुना और जल्दी से अपने ईयरफोन उतार दिए। उसने लाइव स्ट्रीम ऐप भी बंद कर दिया। स्पष्ट रूप से वह नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले कि वह एक ऑनलाइन स्ट्रीमर है। ओह नहीं, कार्तिक ने मन ही मन कोसा और वापस बेडरूम में भाग गया। वह वापस बिस्तर पर कूद गया और हैंगओवर के साथ उठने का नाटक किया। शायद कार्तिक के अभिनय कौशल बहुत अच्छे थे, या शायद अदिति बहुत भोली थी। जब उसने कार्तिक को बिस्तर पर सुस्ती से बैठे देखा तो उसकी निगाहों के सामने कुछ चमक उठा। उसके चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। आह! कार्तिक चिल्लाया, सुश्री अदिति, मैं यहाँ क्यों हूँ? तभी कार्तिक की अतिशयोक्तिपूर्ण अभिनय शैली काम आई। अदिति के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि कैसे कार्तिक सदमे में खुलेआम हंस रहा था। अरे, मैं कल रात टाइकून के पास से गुजरी थी। तुम बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें वापस घर ले आई, अदिति ने समझाया और उसकी आंखों में शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी। उसे याद आया कि कैसे नशे में धुत कार्तिक ने कल रात उसका मजाक उड़ाया था और उसे वापस लाने के लिए खुद को कोसा था। कार्तिक हमेशा खुद को एक जिम्मेदार शराबी और जिम्मेदार इंसान होने पर गर्व करता था, लेकिन अब वह खुद को शर्मिंदगी से भरकर खुद को रोक नहीं पाया। धन्यवाद, सुश्री अदिति। ठीक है, जल्दी करो और अब कैंपस वापस जाओ। अदिति ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि उसके जाने का समय हो गया है। कार्तिक इतना बेशर्म नहीं था कि वह रुकने की भीख मांगे। दरवाजे पर वह अदिति के कमरे में झांकने के लिए अपने कंधे पर मुड़ा और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। 3,79,458। उसने खुद से कहा। यह लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अदिति की लाइव स्ट्रीम थी। मुझे आश्चर्य है कि सुश्री अदिति जब वह एक ऑनलाइन स्ट्रीमर होती हैं तो कैसी होती हैं। आमतौर पर अलग थलग रहने वाली अदिति के अपने दर्शकों के लिए गाने और नृत्य करने के विचार ने कार्तिक के भीतर कामुक इच्छा को जगा दिया। अदिति के छात्रावास से निकलने के बाद कार्तिक ने पिछली रात क्या हुआ था ये याद करने की कोशिश में अपना दिमाग लगाया। क्या मेरे और बीयू में सबसे सुंदर व्याख्याता के बीच कुछ हुआ था? रुको, अर्जुन और बाकी लोग कहाँ हैं? कार्तिक सोच रहा था कि क्या उसके दोस्तों ने रात सड़कों पर बिताई थी जब उसका फ़ोन बज उठा। कल रात वही रात थी जब कार्तिक, अर्जुन और बाकी लोगों ने अपना नाम बनाया था, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी और नशे में धुत हो गए। कार्तिक, अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही लाइन के दूसरी तरफ से एक शोरगुल वाली बातचीत सुनाई दी। कार्तिक को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चूंकि वह अपनी पूर्व प्रेमिका से ज़्यादा अपने दोस्तों को महत्व देता था, इसलिए उसने चिंता में पूछा, अर्जुन, क्या हुआ? मुझे माफ़ करना कार्तिक, अर्जुन ने दोषी भाव से जवाब दिया। हमने तुम्हारे लिए फिर से परेशानी खड़ी कर दी। कल रात उन चारों के बेहोश हो जाने के बाद इस अजीबोगरीब बात के अलावा कि अदिति कार्तिक को अपने डॉम में वापस कैसे ले आए, अर्जुन और बाकी लोगों के साथ कुछ और भी हुआ। लाइन के दूसरी तरफ कोई अर्जुन और बाकी लोगों से कुछ हर्जाना मांग रहा था। हेलो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्त मछलियों को खिलाने के लिए पोर्ट रिवर में फेंक दिए जाएं, तो पाइन स्ट्रीट पर विक्टोरिया के चैम्बर में 3 मिलियन लेकर आओ। इस बार यह अर्जुन की आवाज़ नहीं थी। यह एक कठोर पुरुष की आवाज़ थी जिसने अपना आदेश सुनाने के तुरंत बाद फ़ोन काट दिया। पाइन स्ट्रीट शहर की एक प्रसिद्ध प्राचीन सड़क थी। यह ज़ेडबोरो में पेंडोरा मार्केट की तरह स्थापित नहीं थी, लेकिन ये क्षेत्र अभी भी एक जटिल क्षेत्र था।
अभी कार्तिक के पास ये सोचने का समय नहीं था कि अर्जुन और अन्य लोग पाइन स्ट्रीट पर क्यों थे। उसने जल्दी से सड़क के किनारे एक टैक्सी पकड़ी और सीधे पाइन स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। सर, मुझे विक्टोरिया के चैम्बर में जाना है। कृपया जल्दी करें क्योंकि यह जरूरी है। युवा लड़के, क्या तुम विक्टोरिया के चैम्बर की महिला बॉस काव्या के साथ फ्लर्ट करने जा रहे हो? कार्तिक उलझन में था। मैं अपने दोस्तों को बचाने जा रहा हूँ, फ्लर्ट करने नहीं। इसके अलावा सुश्री क्लाउड उस काव्या या उसके नाम से कहीं अधिक सुंदर है। विक्टोरिया का नाम लेने के बाद टैक्सी चालक ने उसके बारे में गंभीरता से बात करना शुरू कर दिया। उसने कार्तिक को काव्या द्वारा अपने साम्राज्य को खरोंच से खड़ा करने की कहानी सुनाई। जाहिर है, चूंकि उसके पास प्राचीन वस्तुओं की प्रामाणिकता के बारे में एक पुरानी किताब थी, इसलिए उसने पाइन स्ट्रीट पर अपना नाम बनाने में मदद की। उसकी कहानी सुनकर कार्तिक का दिल थोड़ा डगमगाया। परीक्षण के लिए उसे 1 वर्ष में अपने लाभ को 10 गुना बढ़ाना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे धन और प्रतिभा की आवश्यकता होगी। टैक्सी ड्राइवर से काव्या को जानने के बाद कार्तिक की जिज्ञासा बढ़ गई। एक महिला, विशेष रूप से उसके जैसी युवा महिला, बेहद प्रतिभाशाली होनी चाहिए क्योंकि वह जटिल पाइन स्ट्रीट में सफलतापूर्वक प्रसिद्ध हो गई थी। कार्तिक ने टैक्सी ड्राइवर के इस दावे को अनदेखा कर दिया कि काव्या कितनी गोरी, खूबसूरत और लोमड़ी जैसी है। बिजनेस यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लेक्चरर अदिति को जानने के बाद कार्तिक को यकीन हो गया कि वह उसके जीवन में परम देवी थी। अन्यथा उसे वहां अदिति का लाइव स्ट्रीम नंबर याद नहीं रहता। 10 मिनट बाद कार्तिक अपने गंतव्य पर पहुंच गया, विक्टोरिया के चैम्बर। यह एक सुंदर ढंग से सजी हुई प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी जो अजीब तरह से भव्य भी थी। तुरंत ही काव्या के प्रति कार्तिक की जिज्ञासा बढ़ गई। विक्टोरिया के चैम्बर के प्रवेश द्वार पर 2 हटे कट्टे आदमी पहरा दे रहे थे। कार्तिक को देखते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। युवा लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कार्तिक को दुकान में प्रवेश करने से रोक दिया। मैं यहाँ अपने दोस्तों को लेने आया हूँ, मेरे साथ आओ। भले ही अर्जुन और अन्य ने वास्तव में पाइन स्ट्रीट पर प्रसिद्ध विक्टोरिया के चैम्बर को अपमानित किया हो, कार्तिक उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। अंदर कार्तिक ने तुरंत अर्जुन और उसके 2 अन्य दोस्तों को हाथ बंधे हुए कोने में लेटे देखा। उसे देखते ही शुरू में पीले पड़े उनके चेहरे उम्मीद से चमक उठे, लेकिन लगभग तुरंत ही उन्होंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। क्या तुम ठीक हो? कार्तिक ने पूछा। हमें खेद है कार्तिक, तुम्हारे दोस्तों ने मेरा एक महंगा चीनी मिट्टी का फूलदान तोड़ दिया। हमें हर जाने के बारे में बात करनी चाहिए। हम कार्तिक की मोहक आवाज़ सुनकर कांप उठा। हवा में कस्तूरी की खुशबू थी जो कार्तिक के नथुनों में घुस गई। महिला को व्यक्तिगत रूप से देखने से पहले ही कार्तिक पहले से ही कल्पना कर सकता था कि एक लोमड़ी जैसी महिला उसे देख रही है। मोहक आवाज़ सुनते ही हटे कट्टे पुरुषों ने तुरंत डरकर अपना सिर नीचे कर लिया। कार्तिक धीरे से पलटा। खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बावजूद जब उसने अपने पीछे मोहक महिला को खड़ा देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। किसी भी व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट था कि यह महिला किसी भी युग में अपने अस्तित्व को सुशोभित करेगी। अगर अदिति सांसारिक मामलों से मुक्त एक सुंदर परी थी, तो काव्या एक चुड़ैल होगी जो किसी को भी आसानी से नियंत्रण खो सकती है। कार्तिक की गर्म निगाहों को महसूस करते हुए विक्टोरिया के होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ी और उसकी पतली टांगें उसकी काली पोशाक के नीचे दिखाई दीं। कमरे में तुरंत ही गर्मी बढ़ गई। ये बस एक क्षणभंगुर झलक थी, लेकिन कार्तिक खुद को कल्पना करने से रोक नहीं सका। यार, वह वास्तव में एक मोहक महिला है। कोई आश्चर्य नहीं कि टैक्सी चालक उसके बारे में बात करने के लिए इतना उत्साहित था। कोई भी सामान्य आदमी उसके चंगुल से नहीं बच पाएगा। अहम। कार्तिक ने 2 बार खांसी और तुरंत शांत हो गया। काव्या हैरान रह गई जब उसने महसूस किया कि उसकी निगाहें तेजी से हट गई हैं। मैं अपने जीवन में बहुत से पुरुषों से मिली हूँ। उनमें से बहुत से थे जिन्होंने मेरा पीछा करने की कोशिश की, फिर भी मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जो मुझे देखने के बाद इतनी जल्दी शांत हो सके। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध सज्जन ने भी सालों पहले मेरे सामने अपना असली रंग दिखाया था। वे उसके इलाके में थे और ऐसा लग रहा था कि अर्जुन और बाकी लोग शराब पीकर परेशानी खड़ी कर रहे थे, इसलिए कार्तिक ने समझौता करने के लिए अपना अभिमान निगल लिया। हाँ, ये तीनों शराबी पागल हो गए हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं? हमारे सामान को छूने के लिए अंदर घुसने के बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा चीनी मिट्टी का फूलदान नकली है। इस बार ये बात चश्मा पहने एक युवक ने कही। वह एक सज्जन और किताबी आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम हो विक्टोरिया के चैम्बर के मैनेजर तरुण? उस आदमी ने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए कहा। विक्टोरिया के लिए काम करने का मौका पाने के लिए कई लोग मर सकते हैं, क्योंकि वह एक बदनाम सुंदरी थी। तो हम इसे कैसे सुलझाएंगे? सुश्री स्टार्लिंग, 3 मिलियन और उससे कम नहीं, तरुण ने 3 उंगलियां ऊपर उठाते हुए कहा। विक्टोरिया की भौहें आपस में सिकुड़ गईं, जैसे कि वह इस बात से परेशान थी कि तरुण कैसे अहंकारी व्यवहार कर रहा था। कार्तिक, मूर्ख मत बनो। वह फूलदान नकली है। वे हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे पहले कि कार्तिक कुछ बोल पाता, मोटा काला चश्मा पहने एक युवक बिना किसी चेतावनी के चिल्लाया। वह कटोरी कट के साथ एक बेवकूफ़ की तरह लग रहा था। वह युवक उनके छात्रावास का आरव था। उसका चेहरा जवान था, लेकिन वास्तव में वह कार्तिक से कुछ साल बड़ा था। कार्तिक और दूसरे रूममेट भी आरव की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि वह एक विद्वान परिवार में पैदा हुआ था। आरव एक परिष्कृत युवक था जब तक कि कार्तिक और बाकी लोगों ने उस पर प्रभाव नहीं डाला। बच्चा, अगर तुम बकवास करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नोच लूंगा। प्राचीन दुनिया में प्रतिकृति प्राचीन वस्तुएं हर जगह थीं, लेकिन विक्टोरिया के चैम्बर ने अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए बहुत कुछ किया था। अगर ये बताया गया कि उन्होंने एक प्रति को असली प्राचीन वस्तु के रूप में पेश करने की कोशिश की तो उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। उपन्यास नाटक तरुण ने दहाड़ लगाए और आरव को मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी भींच ली। ये समझते हुए कि वह क्या करने जा रहा था, कार्तिक ने आगे बढ़कर उसे रोका। तरुण, मैं अपने दोस्त की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। कृपया उसकी लापरवाही को माफ़ करें। हम 3 मिलियन का मुआवजा देंगे। ऐसा नहीं था कि कार्तिक को अपने दोस्त पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने तरुण की निगाहों में अपराध बोध की झलक भी देखी थी। फिर भी उसे झुकना पड़ा क्योंकि वह दुश्मन के इलाके में था। कार्तिक द्वारा मुआवजा देने के लिए सहमत होने के बाद अर्जुन और बाकी लोगों ने अपराध बोध से अपना सिर नीचे कर लिया, खासकर आरव, जो अपनी जल्दबाजी में की गई हरकतों पर पछता रहा था। सुश्री स्टॉलिंग, चूंकि मैंने मुआवजा देने के लिए सहमति दे दी है, इसलिए चीनी मिट्टी का फूलदान अब मेरा है। क्या आप मुझे फूलदान के टूटे हुए टुकड़े दे सकती हैं? कुर्सी पर बैठी काव्या ने कार्तिक को ध्यान से देखा। उसने अपना मुंह ढक लिया और चीनी मिट्टी के फूलदान के टुकड़े लाने के लिए किसी को इशारा करने से पहले एक शर्मीली हंसी निकाली। ऐसा लग रहा था कि कार्तिक विक्टोरिया से बात कर रहा था, लेकिन उसने पूरी बातचीत के दौरान तरुण पर नजर रखी। दरअसल जब काव्या ने किसी को टुकड़े लाने का आदेश दिया तो तरुण थोड़ा घबरा गया। वह जल्द ही शांत हो गया और एक मजाकिया मुस्कान बिखेरी। उन युवा बदमाशों को प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कार्तिक को चीनी मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़े मिलने के बाद उसने अपनी नज़र को छोटा किया और उन्हें ध्यान से देखा। उसे यह समझने में थोड़ा ही समय लगा कि क्या हुआ था। जैसा कि कहावत है, समृद्ध समय में सोना खरीदें और मुश्किल समय में प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करें। कार्तिक परिवार कम से कम 1000 साल से चेन्नई का सबसे धनी परिवार था। उनके परिवार में ढेरों मूल्यवान कलाकृतियां थीं जिन्हें शाही परिवार भी नहीं खरीद सकता था। नतीजतन कार्तिक को घर पर मूल्यवान और दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं देखने की आदत हो गई थी। ये कहा जा सकता है कि उनके पास संग्रहालय से ज्यादा कलाकृतियां थीं। इसलिए वह अब काफी चौकस था। आरव सच बोल रहा था, ये पुष्टि करने के लिए उसे बस एक नज़र की जरूरत थी। तथाकथित महंगा चीनी मिट्टी का फूलदान एक प्रतिकृति था। हालांकि कार्तिक को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने आरव की तरह कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि यह विक्टोरिया के चैम्बर की प्रतिष्ठा का सवाल था। काव्या किसी और को अपनी दुकान की कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को नष्ट करने की अनुमति नहीं देगी। कार्तिक ने विक्टोरिया की ओर देखा, जो अभी भी अपनी कुर्सी पर सुस्ता रही थी। फिर उसने अपना मन बनाया। सुश्री स्टॉलिंग, ये फूलदान एक प्रतिकृति है। तुरंत विक्टोरिया के चैम्बर में अराजकता फैल गई। काव्या ने अपनी कुर्सी पर अपनी पीठ सीधी करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका भाव शांत था। दूसरी ओर तरुण गुस्से में आ गया। कार्तिक की ओर गुस्से से इशारा करते हुए उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर झूठा आरोप लगाने की? तुम मरना चाहते हो, है न? तरुण, ये फूलदान अज़ूराइट से बना है। ये प्रसिद्ध शाही फूलदान की नकल है। हाँ, आकार और वक्र एकदम सही है, लेकिन सामग्री में कुछ कमी है। इस तरह के चीनी मिट्टी के फूलदान आयातित सामग्री से बने होते हैं। यह अफसोस की बात है कि इस फूलदान को आधुनिक रासायनिक उत्पादों का उपयोग करके चित्रित किया गया है। काव्या ने अपनी नज़रें सिकोड़ लीं और कार्तिक को भावहीन नज़र से देखा। इस बीच तरुण को बहुत पसीना आ रहा था। सुश्री स्टॉलिंग, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इस वस्तु की प्रामाणिकता के लिए किसी प्रतिष्ठित संगठन से संपर्क कर सकती हैं। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि टूटे हुए टुकड़े 10 साल से कम पुराने हैं। कार्तिक को जवाब देने के बजाय काव्या ने तरुण की ओर देखा। उसकी नज़र अब मोहक नहीं थी, उसकी जगह एक घातक नज़र थी। कुछ सेकंड बाद तरुण विक्टोरिया के सामने अपने घुटनों पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने काव्या के आकर्षक होने के बारे में सुना था, लेकिन केवल वे लोग ही जानते थे जो काव्या के अधीन काम करते थे कि वह कितनी क्रूर थी। सुश्री स्टॉलिंग, मुझे खेद है। यह एक आवेगपूर्ण निर्णय था, उसे दूर ले जाओ। कार्तिक को नहीं पता था कि काव्या उसे धोखा देने के लिए तरुण को कैसे दंडित करेगी, लेकिन बाद वाले की भयावह चीखों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिणाम भयानक थे। युवक, तुम काफी प्राचीन विशेषज्ञ हो, है न? कार्तिक के करीब आते ही काव्या अपने मोहक स्वभाव में लौट आई थी। जैसे ही उसकी मोहक खुशबू ने उसकी इंद्रियों पर हमला किया, कार्तिक सख्त हो गया। थोड़ा सा, काव्या ने ठहाका लगाया। ओह, तुम विनम्र हो।
कार्तिक जल्दी से पीछे हट गया और विक्टोरिया से दूरी बना ली। वह एक जादूगरनी हो सकती है, लेकिन वह जानता था कि उसके जैसे किसी से दूर रहना ही सबसे अच्छा होगा। क्या तुम डरती हो? मैं तुम्हें निगल नहीं जाऊंगा। सुश्री स्टॉलिंग, चून की यह केवल एक प्रतिकृति है, इसलिए पैसे के बारे में उस बारे में भूल जाओ। मुझे देशद्रोही को उजागर करने के लिए आपको धन्यवाद देना है। यह आपके लिए एक उपहार है। कार्तिक ने विक्टोरिया के आग्रह पर उसका उपहार स्वीकार कर लिया, एक प्राचीन हाथ पंखा। उन चारों के स्टोर से चले जाने के बाद काव्या ने आखिरकार कार्तिक को घूरना बंद कर दिया। सुश्री स्टालिंग, यहाँ बहुत से लोग हैं जो प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ हैं। हमें उस बेचारे लड़के की चापलूसी क्यों करनी है? कव्यास ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चालाक चमक चमक उठी। तुम्हें कुछ नहीं पता, वह स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसके बारे में खोजबीन करो। कार्तिक, जो अभी अभी पाइन स्ट्रीट से बाहर निकला था, बिना किसी चेतावनी के छींकने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चालाक मोहिनी ने उस पर नजरें गड़ा दी हैं। कार्तिक, हमें सच में खेद है। कोई बात नहीं अर्जुन, हमने साथ रहने की कसम खाई है, चाहे अच्छा हो या बुरा, है न? इसके अलावा हमें मुफ्त में एक हाथ का पंखा भी मिला है। पुरुषों के बीच संबंध जटिल नहीं थे। भले ही वे शारीरिक लड़ाई में शामिल हों, वे उसके बाद एक दूसरे को माफ कर देंगे। कार्तिक, मुझे लगता है कि कव्यास तुम में दिलचस्पी रखती है। तुम क्यों नहीं कोशिश करते? अगर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो वह कुतिया प्रिया कपूर बहुत नाराज हो जाएगी। अभी अर्जुन अकेला नहीं था जो कार्तिक को विक्टोरिया से प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। यहाँ तक कि उनके छात्रावास में सबसे शांत व्यक्ति समीर भी उत्साह से बोल रहा था। बकवास, वह मेरी पसंद की नहीं है, कार्तिक ने जवाब दिया। तुरंत अदिति का अद्भुत सुंदर चेहरा उसके दिमाग में आया। केवल सुश्री अदिति ही मेरा सच्चा प्यार है। अपने छात्रावास में वापस आकर आरव ने दूसरों को एक साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि आज सभी ने उसे अनदेखा कर दिया। आरव, खेल खेलना बंद करो, तुम सभी अब सिंगल हो, अर्जुन ने उसे डांटा और उसके चेहरे पर एक दुखद भाव उभर आया। बिजनेस यूनिवर्सिटी में पुरुष छात्रों और महिला छात्रों का अनुपात 2 से 8 था। यदि वे अभी भी परिस्थितियों में एक स्वीकार्य प्रेमिका नहीं पा सके तो लोग निश्चित रूप से उन्हें नीची नज़र से देखेंगे। अर्जुन, तुम अपनी प्रेमिका से कुछ लड़कियों को हमसे मिलवाने के लिए क्यों नहीं कहते? कार्तिक अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लाइव स्ट्रीम ऐप डाउनलोड कर रहा था। उसने उनकी बातचीत में शामिल होने की जहमत नहीं उठाई। कार्तिक, निराश मत हो, अब तुम टाइकून के बॉस हो। मैं आज वैंडी से मिलने जा रहा हूँ। इस सप्ताहांत हम एक समारोह आयोजित करेंगे ताकि हर कोई अब अकेला न रहे। डिंग, लाइव स्ट्रीम ऐप कार्तिक के फ़ोन पर सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गया था। अदिति को फिर से देखने के विचार से कार्तिक इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। देवी, मैं आ रहा हूँ। अन्य लोग गर्मागर्म चर्चा में शामिल थे जब कार्तिक की चीख कहीं से सुनाई दी। वे तुरंत चुप हो गए। कार्तिक को तिरस्कार भरी नज़र से देखने से पहले अर्जुन ने दूसरों से नज़रें मिलाईं। स्पष्ट रूप से उन्होंने सोचा कि कार्तिक द्वारा उल्लिखित देवी जेट्रोइना की एक नौसिखिया अभिनेत्री थी। इस बीच कार्तिक ने ऐप पर क्लिक किया। गाना खत्म होने और अदिति के बोलने के बाद ही उन्हें वास्तविकता का एहसास हुआ। आपकी सदस्यता और उपहारों के लिए धन्यवाद। क्योंकि अदिति इतनी लोकप्रिय नहीं थी, उसे केवल कुछ टिप्पणियां और उपहार मिले। फिर भी इसने उसे अपनी लोकप्रियता बनाए रखने से नहीं रोका। कुछ ने कार्तिक को बताया कि अदिति ऑनलाइन स्ट्रीमर बनकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही थी। गिगी, आप एक शानदार गायिका हैं। मेरी देवी, मेरी देवी। अदिति के गायन की प्रशंसा करने वाली सामान्य टिप्पणियों के अलावा अन्य लोग उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कह रहे थे। मिस्टर मनी ने गिगी को एक बैनर उपहार में दिया। एक बार सिस्टम द्वारा उत्पन्न घोषणा ने अदिति की लाइव स्ट्रीम में पूरी स्क्रीन को भर दिया, ये घोषणा करते हुए कि आईडी मिस्टर मनी ने अदिति को 10,000 का बैनर उपहार में दिया है। एक उदार और धनी युवक हर किसी का ध्यान कहीं भी आकर्षित कर सकता है। तुरंत दर्शकों ने मिस्टर मनी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसके ठंडे जवाब के बावजूद कार्तिक को यह स्पष्ट था कि अदिति को अपने लाइव स्ट्रीम में अचानक लोकप्रियता में वृद्धि की परवाह थी। लानत है, ये व्यक्ति कौन है? कार्तिक ने अपनी स्क्रीन पर बड़े बैनर को घूरते हुए बुदबुदाया। अदिति के आकर्षक रूप, सही अनुपात और उसके सख्त चेहरे के नीचे की दयालुता ने उसे मिसेज कार्तिक बनने के लिए एकदम सही उम्मीदवार बनाया। जब कोई और उससे लाइमलाइट चुरा ले तो कार्तिक के लिए पीछे खड़े रहना और कुछ नहीं करना कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि वह कार्रवाई कर पाता, मिस्टर मनी ने एक और बैनर का भुगतान कर दिया। दूसरे बैनर की वजह से लाइव स्ट्रीम में भारी हंगामा हुआ। हर कोई उस आदमी को टाइकून कह रहा था। 2 बैनर उपहारों की वजह से अदिति की लाइव स्ट्रीम लोकप्रियता में बढ़ गई थी। हो, अब मिस्टर मनी चुप क्यों हैं? 2 बैनर उपहार में देने के बाद वे पतली हवा में गायब हो गए थे। इसे पढ़ने के बाद गुस्से में उसने लगभग अपना फ़ोन फेंक दिया। गिगी, कृपया मुझे अपना जवाब दो। मैं तुम्हें तुरंत 10 बैनर उपहार में दूंगा।
स्पष्ट रूप से, मिस्टर मनी एक अमीर और उदार व्यक्ति थे। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, कार्तिक चिल्लाया और अपने खाते को टॉप अप करने के लिए आगे बढ़ा। मिस्टर कार्तिक ने गिगी को 5 बैनर उपहार में दिए। एक बार अदिति की लाइव स्ट्रीम में हर कोई चुप हो गया क्योंकि सिस्टम जनरेटेड घोषणा स्क्रीन पर दिखाई दी। दर्शक तुरंत उत्साह से दहाड़ उठे। कार्तिक को उनकी प्रतिक्रियाओं से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह अदिति के लिए यहाँ था। मिस्टर मनी को तुरंत एहसास हुआ कि कार्तिक उसका प्रतिद्वंद्वी था। अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहे हो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, कार्तिक ने अदिति को अन्य 10 बैनर उपहार में देने से पहले तिरस्कार में कहा। मिस्टर मनी के उपहार पल भर में गायब हो गए। अभी अदिति भी शांत नहीं रह सकती थी। इंटरनेट पर कई अमीर नेटिजन्स घूम रहे थे, लेकिन वे ज़्यादातर प्रसिद्ध ऑनलाइन स्ट्रीमर्स के प्रशंसक थे। अदिति बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं थी, इसलिए इसने तुरंत लाइव स्ट्रीम ऐप पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही मिस्टर मनी दृष्टि से गायब हो गए, कार्तिक के होंठ एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान में मुड़ गए। सुश्री अदिति भविष्य की श्रीमती कार्तिक हैं। किसी को भी उन्हें मुझसे छीनने की अनुमति नहीं है। ठीक उसी समय कार्तिक को ऐप पर एक सीधा संदेश मिला। उसने उस पर क्लिक किया और महसूस किया कि यह मिस्टर मनी से था। उन्होंने जल्द ही एक और सीधा संदेश भेजा, क्या आप भी उसे हैं? कार्तिक तुरंत उठ बैठा। क्या, कैसा संयोग है? कार्तिक ने संदेह से मिस्टर मनी की प्रोफाइल पर क्लिक किया। तुरंत उन्होंने मिस्टर मनी के स्थान को बिजनेस यूनिवर्सिटी के रूप में टैग किया हुआ देखा। कार्तिक को उम्मीद नहीं थी कि यह बेवकूफ़ नेटिजन उसका विश्वविद्यालय का साथी होगा। मुझे देखने दो कि वह कौन है। भविष्य की श्रीमती कार्तिक के बारे में ये सोचने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही यह विचार कार्तिक के दिमाग में आया, उसने एक उत्तर टाइप किया, तो क्या? मिस्टर मनी, यदि आप बीयू से हैं तो आपने मेरे बारे में सुना होगा, देवांश। ओह, देवांश। कार्तिक हैरान रह गया। उसने अपना दिमाग लगाया लेकिन ये नाम पहले सुना हुआ याद नहीं कर सका। जब कार्तिक ने कुछ समय तक जवाब नहीं दिया तो देवांश ने सोचा कि उसने उसका नाम जानने के बाद हार मान ली। परेशान मत हो, एक बार जब तुम हार मानने के लिए राजी हो जाते हो तो हम एक दिन मिलने पर दोस्त बन सकते हैं। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। होरिंगटन में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। जाहिर है वह कार्तिक को अदिति को छोड़ने या उसके क्रोध का सामना करने का जोखिम उठाने की धमकी दे रहा था। कार्तिक मूर्ख नहीं था, इसलिए उसने तुरंत देवांश की धमकी को समझ लिया। हाँ, तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम नहीं जानते कि कार्तिक परिवार चेन्नई में एक दुर्जय उपस्थिति है? कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता, कार्तिक ने जवाब दिया। अगर मैं ना कहूं तो क्या होगा? मनी, बदमाश, मुझे परेशान मत करो, मैं काफ़ी विनम्र हूं, कार्तिक ने उपहास किया और टाइप किया, मूर्ख। उसके बाद उसने डायरेक्ट मैसेज पेज छोड़ दिया और ऐप के फ्रंट पेज पर वापस आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने खाते में 1 और 100 मिलियन टॉप अप किया, जिसका इस्तेमाल उसने 20 मिलियन लाइव स्ट्रीम वाउचर खरीदने के लिए किया। फिर उसने ऐप में 1 मिलियन टोकन एक्सचेंज करने के लिए वाउचर का इस्तेमाल किया। एक बार स्क्रीन पर रॉकेट प्रभाव दिखाई दिया जबकि सभी के लाइव स्ट्रीम में एक घोषणा पॉपअप हुई, श्री कार्तिक ने अभी अभी गिगी को 99 सुपर रॉकेट उपहार में दिए हैं। उत्साहित दर्शकों की आने वाली टिप्पणियों के साथ लाइव स्ट्रीम एक बार फिर से उत्साहित हो गई। आखिरकार 99 सुपर रॉकेट कम से कम 200,000 के लायक थे। यह उन सुपर लोकप्रिय ऑनलाइन स्ट्रीमर्स की लाइव स्ट्रीम में भी एक दुर्लभ घटना थी। आपके सुपर रॉकेट के लिए धन्यवाद श्री कार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति रोमांचित लग रही थी। अदिति यहाँ अन्य लोकप्रिय ऑनलाइन स्ट्रीमर्स की तुलना में कहीं अधिक सुंदर थी। अगर वह चाहती तो कई पुरुष आसानी से उसके आकर्षण के लिए गिर जाते। वह शीर्ष ऑनलाइन स्ट्रीमर भी बन सकती थी। हालांकि वह एक विद्वान परिवार में पैदा हुई थी और एक रूढ़िवादी लड़की के रूप में पली बड़ी थी। चूंकि वह बिजनेस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी थी, इसलिए उसने अपने बारे में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कभी भी अपना चेहरा ऑनलाइन नहीं दिखाया। धीरे धीरे वह लोकप्रिय होने लगी। उसके प्रशंसक उसके गायन से आकर्षित होते थे क्योंकि वह अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, इसलिए उसे शायद ही कोई उपहार मिलता था। कभी कभी उसे अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ सस्ते उपहार मिलते थे, लेकिन बस इतना ही। उसके लाइव स्ट्रीम में एकमात्र उदार दर्शक देवांश था। फिर भी अदिति जानती थी कि वह उसके लाइव स्ट्रीम में उसे सामान क्यों उपहार में देता रहता है। वह वास्तव में उसकी हरकतों से खुश नहीं थी। बेशक ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे दूसरे नेटिजन्स के सामने बाहर निकाल सके। आखिरकार यहाँ आईडी वाला कोई भी व्यक्ति उसकी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए स्वतंत्र था। चूंकि देवांश की हरकतें दूसरे नेटिजन्स का ध्यान उसकी लाइव स्ट्रीम की ओर खींचती थीं, इसलिए अदिति ने उसे नहीं रोका। ये पहली बार था जब अदिति ने अपने लाइव स्ट्रीम में इस मिस्टर कार्तिक को देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना खर्च किया, क्योंकि वह यहाँ पहली बार आया था। उसकी जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई थी। जब उसने मिस्टर कार्तिक की प्रोफाइल पर क्लिक किया तो उसे पता चला कि यह एक नया पंजीकृत खाता था।
अदिति तब भी हैरान थी जब उसके लाइव स्ट्रीम में टिप्पणी अनुभाग फिर से गर्म हो गया। मिस्टर मनी ने अभी अभी गिगी को 99 यॉट उपहार में दिए हैं। विशेष उपहार प्रभाव गायब होने से पहले इसे दूसरे प्रभाव से बदल दिया गया था। मिस्टर मनी ने गिगी को अभी अभी 10 बैनर उपहार में दिए हैं। टिप्पणी अनुभाग पागल हो गया। वाह, क्या वे अब प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? ये ऑनलाइन स्ट्रीमर कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। कार्तिक के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह देवांश के प्रतिशोध से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। अगर बाद वाले ने तुरंत हार मान ली होती तो कोई मज़ा नहीं आता। मिस्टर मनी, अरे हिम्मत है तो आगे बढ़ो। जो पहले हार मान लेता है वह हार जाता है। इस बार देवांश ने सार्वजनिक रूप से घमंड से टिप्पणी की। उसने फ़ॉन्ट को लाल भी कर दिया ताकि यह सफ़ेद रंग की टिप्पणियों के बीच अलग दिखे। मिस्टर मनी, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुमसे अमीर हूँ। कार्तिक ने गुस्से में टाइप करने से पहले हंसी उड़ाए। हाँ। मिस्टर कार्तिक ने गिगी को अभी अभी 30 बैनर उपहार में दिए हैं। एक बार फिर वह मिस्टर मनी को मात देने में कामयाब रहे। मिस्टर मनी ने गिगी को अभी अभी 35 बैनर उपहार में दिए हैं। देवांश का जवाब आया। देवांश के उपहारों को देखकर कार्तिक ने एक विजयी मुस्कान बिखेरी। अदिति के लिए एक और उपहार तैयार करते समय उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से क्लिक कर रही थीं। मिस्टर कार्तिक ने गिगी को अभी अभी 50 बैनर उपहार में दिए हैं। 50 बैनरों की कीमत उन्हें अभी अभी आधा मिलियन पड़ी थी। ओह वाह, मिस्टर कार्तिक कमाल हैं। वह बेहद अमीर हैं। ये बहुत ही रोमांचक है। वाह, मैं 1 साल से अधिक समय से लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी को इतना उदार देखा है। लानत है। देवांश, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें नाराज किया? एक युवक जो देवांश का सहयोगी लग रहा था अपनी सीट से उछल पड़ा और उसने ये सवाल किया। अपने सहयोगी को नज़रअंदाज करते हुए देवांश ने गुस्से से कहा, आखिर यह मिस्टर कार्तिक कौन है? उसकी आवाज़ कांप रही थी और गुस्सा उसकी नसों में दौड़ रहा था। दूसरे सहयोगियों ने उसे घेर लिया। देवांश के फ़ोन की स्क्रीन देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वह तुमसे लाइमलाइट चुरा ले? सहयोगियों में से एक ने कहा, चिंता मत करो देवांश, उसने अभी अभी 500,000 खर्च किए हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि उसका अकाउंट अब खाली हो गया होगा। वह बस दिखावा करना चाहता है, एक दूसरे फॉलोअर ने कहा। तुम सही हो, देवांश ने घोषणा की। उसने एक गहरी सांस ली। लिंगम ग्रुप की कीमत 3 बिलियन से ज़्यादा थी और ये देश की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक थी। इसलिए लुइस स्वाभाविक रूप से होरिंगटन का सबसे धनी व्यक्ति था। लुइस का इकलौता बेटा होने के कारण देवांश बहुत बिगड़ेल था। लुइस के पास 2 मिलियन से ज़्यादा मासिक भत्ता था, इसलिए वह अपनी पसंद की कोई भी चीज़ खरीद सकता था, जिसमें लग्जरी कारें भी शामिल थीं। यह महीने का मध्य था, इसलिए उसके पास लगभग 1 मिलियन बचे थे। बिजनेस यूनिवर्सिटी में किसी भी नामी से मैं हारने वाला नहीं हूँ। हाँ, उस बदमाश ने अपने दोस्तों से पैसे मांगे होंगे, अन्यथा वह मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सोचकर देवांश ने सहजता से कहा, सेक्स फ्रैंक, अब तुम्हारे पास कितना पैसा है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दो। मैं तुम्हें अगले महीने पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हारी सपनों की लड़की को पाने में तुम्हारी मदद करना हमारा काम है देवांश। तुम्हें हमें पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, सेक्स ने लेन देन करने के लिए अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। जल्द ही देवांश को एक संदेश मिला जिसमें उसे पैसे ट्रांसफ़र होने की सूचना दी गई थी। उसके अन्य साथियों ने सहमति में सिर हिलाया और उसे आवश्यक धन हस्तांतरित करने लगे। देवांश के साथी केवल इसलिए उसके मित्र बन सके क्योंकि वे भी अमीर थे। हालांकि वे देवांश जितने अमीर नहीं थे, लेकिन वे उसे आसानी से कुछ हज़ार से लेकर कुछ लाख तक उधार दे सकते थे। कुछ ही समय बाद वे लगभग 6 लाख एकत्र करने में कामयाब रहे और लाइव स्ट्रीम ऐप में देवांश के खाते में सब कुछ स्थानांतरित कर दिया। मिस्टर मनी ने अभी अभी गिगी को 60 बैनर उपहार में दिए हैं। टिप्पणी अनुभाग तुरंत भड़क उठा। वाह, मुझे लगा कि यह खत्म हो गया है। ओह, मैं उनके जितना अमीर कब हो सकता हूँ? गरीबी वास्तव में किसी की कल्पना को सीमित करती है ना? अमीर होने के फायदे। देवांश खुशी से हंसा क्योंकि उसकी उदारता के कारण टिप्पणियों की एक और बौछार लाइव स्ट्रीम में भर गई। जब श्री कार्तिक ने उनकी टिप्पणी का जवाब नहीं दिया तो देवांश को बहुत अच्छा लगा। वह हंसा और कहा, उस देहाती की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? उफ, वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। बेशक, सेक्स ने उसकी भावना को दोहराया। तुम महान हो देवांश, वह बदमाश अंधा होना चाहिए। देखो देवांश, उसने कुछ समय से जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है कि उसने यह महसूस करने के बाद ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है कि वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद उसके पास देवांश के सामने आने की हिम्मत नहीं होगी। जवाब में देवांश ने खुशी से ठहाका लगाया। मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। चलो आज रात लुई के बार में चलते हैं।
ड्रिंक्स मेरी तरफ से, अगर तुम्हें कोई पसंद आता है तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। उसने अपनी नाक हवा में फंसाते हुए एक घमंडी लहर दी। 1 मिनट रुको, देवांश। सेक्स अचानक हकलाया। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो, क्योंकि उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। तुम्हें क्या हुआ है? भौहें सिकुड़ते हुए देवांश बोला। लाइव स्ट्रीम देखो, देखो, देवांश। देवांश के माथे की भौहें और गहरी हो गईं जैसे ही उसने अपने फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम ऐप पर नज़र डाली। तुरंत उसके चेहरे के भाव धुंधले हो गए। जो नज़ारा उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मिस्टर कार्तिक ने अभी अभी गिगी को 100 बैनर उपहार में दिए हैं। मिस्टर कार्तिक ने अभी अभी गिगी को 200 बैनर उपहार में दिए हैं। मिस्टर कार्तिक ने अभी अभी गिगी को 666 बैनर उपहार में दिए हैं। बधाई हो, गिगी, आप दैनिक उपहार लीडरबोर्ड की विजेता हैं। हे भगवान, क्या हो रहा है? ये तो पागलपन है। हमें इसकी जांच करनी होगी। ऐप पर सभी प्रमुख लाइव स्ट्रीम चैनलों पर नोटिस दिखाई दिया। हैरान कई दर्शक जिज्ञासा से अदिति के लाइव स्ट्रीम चैनल पर उमड़ पड़े। अदिति अपनी सीट पर जमी रही। वह इस अविश्वास में शर्मा गई कि उसकी लाइव स्ट्रीम इतनी तेजी से ध्यान आकर्षित कर रही थी। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइव स्ट्रीम इतनी लोकप्रिय हो सकती है। कमाल है, वाह, वह बहुत अच्छी है। तुम जाओ, लड़की। टिप्पणियों ने लाइव स्ट्रीम चैनल को भर दिया, जब तक कि अदिति खुद स्क्रीन पर शब्दों की पंक्तियों से अस्पष्ट नहीं हो गई। लानत है, कार्तिक ने उसकी लाइव स्ट्रीम में टिप्पणियों के विस्फोट पर अपना सिर खुजलाया। उसका फ़ोन गर्म होने लगा। यह पागलपन है। अपने कार्यों के प्रभाव से हैरान, उसने चाहा कि उसके पास बेहतर फ़ोन लेने की दूरदर्शिता हो। उसने जल्दी से अपना फ़ोन रीस्टार्ट किया। अपने फ़ोन को फिर से गर्म होने से बचाने के लिए उसने तुरंत अदिति की लाइव स्ट्रीम में प्रवेश नहीं किया। डिंग, तभी उसके फ़ोन पर एक अलर्ट आया। यह अदिति का एक निजी संदेश था। मेरी देवी मुझे टेक्स्ट कर रही हैं। खुश होकर कार्तिक ने संदेश पर क्लिक किया। धन्यवाद। उसने उसे धन्यवाद के कुछ सरल शब्द भेजे थे। आपका स्वागत है। मैं लंबे समय से आपका प्रशंसक रहा हूँ। मुझे हमेशा से पता था कि आप एक स्टार बनने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप अपना अनूठा आकर्षण कभी नहीं खोएंगे। शुभकामनाएं। कार्तिक अपने सफ़ेद झूठ के बावजूद मुस्कुराया। तकनीकी रूप से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उसे लंबे समय से फॉलो किया है। वह सिर्फ यह नहीं जानती कि यह लाइव स्ट्रीम के जरिए नहीं है। अदिति ने उसके जवाब को संदेह से देखा। अपने फैन पेज को खोलने पर उसने देखा कि मिस्टर कार्तिक ने उसी दिन केवल उसकी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करना शुरू किया था। उसे नहीं पता था कि इस मिस्टर कार्तिक का क्या मतलब निकाला जाए। मुझे लगता है कि यह संभव है। उसके टेक्स्ट मैसेज से वह उसके लाइव स्ट्रीम का कोई भी औसत प्रशंसक लग रहा था। उसे विश्वास था कि उसके मन में उसके लिए कोई गंदी सोच नहीं है। मैं वैसे भी अपने लाइव स्ट्रीम में अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता। हो सकता है कि मैं उसके लिए एक राक्षस हूँ। भले ही वह मेरे बारे में उत्सुक हो, लेकिन कोई भी मेरा पक्ष पाने के लिए इतना प्रयास नहीं करेगा। अदिति इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसकी स्पष्ट ईमानदारी और समर्थन ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। उसके संदेश का उत्तर देने से पहले वह बहुत देर तक हिचकिचाती रही। उत्तर टाइप करते समय उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। क्या मैं शायद तुमसे मिल सकता हूँ? संदेश देखते ही कार्तिक चौंककर बिस्तर से उछल पड़ा। मेरी देवी मुझसे मिलने में रुचि रखती है। उसके फ़ोन पर एक और संदेश आया। आपने मेरी लाइव स्ट्रीम में इतने सारे प्रशंसक पाने में मेरी मदद की है। मैं आपको भोजन कराकर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। संदेश एक बात का विचार लग रहा था, जैसे कि वह चिंतित थी कि वह उसके इरादों को गलत समझ सकता है। कार्तिक की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके निमंत्रण का जवाब देने से पहले उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। इसकी चिंता मत करो, हम अगली बार कभी भी मिल सकते हैं। उसने अदिति के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ऐप बंद कर दिया। अपने सिर के पीछे अपने हाथों से वह खुशी से अपने बिस्तर पर झुक गया। इस बीच अदिति बेचैनी से कार्तिक के उत्तर का इंतजार कर रही थी। जब उसके फ़ोन पर उसका संदेश आया तो वह थोड़ी हैरान हुई। उसके उत्तर ने उसे हैरान कर दिया। उसने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, क्या? शराब हर जगह फैल गई और देवांश गुस्से में चिल्लाने लगा, फक! ये कैसे हो सकता है? मैंने आधा मिलियन जोड़ दिया, बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से जवाब देगा। वह 1 मिलियन कैसे लेकर आया? 1 मिलियन! यहाँ तक कि उसके पिता लुइस भी इतनी बड़ी रकम एक बार में खर्च करने में असमर्थ होते। देवांश को अचानक अपनी पिछली टिप्पणियों की याद आ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे लगा कि वह खुद का मजाक उड़ा रहा है। वह शर्मिंदगी से भड़क गया। आखिर यह आदमी कौन है? कार्तिक की हरकतों से देवांश के गुर्गे भी चुप हो गए थे। कुछ देर बाद उनमें से एक बोला, देवांश, अगर वह इतनी आसानी से 1 मिलियन लेकर आ सकता है तो वह जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए, फ्रैंक ने भौहें सिकोड़ते हुए सलाह दी।
हालांकि देवांश होरिंगटन में एक प्रमुख व्यक्ति था, लेकिन यह वर्टिसिल्वर के प्रशासनिक केंद्र के विपरीत ब्रिसो जिले का एक छोटा शहर था। जाजोना राज्य के मामले में उनकी स्थिति व्यवहारिक रूप से महत्वहीन हो गई। फ्रैंक को पता था कि चानिया में कुछ शक्तिशाली और रहस्यमय परिवार हैं। उनकी संपत्ति और प्रभाव औसत व्यक्ति की कल्पना से परे थे। इनमें से ज्यादातर परिवार कम प्रोफाइल रखते थे। अगर वे चाहते तो वे देवांश को चींटी को मारने की तरह आसानी से कुचल सकते थे। भाड़ में जाओ, मैं नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन वह बीयू में सिर्फ एक छात्र है, देवांश ने दहाड़ते हुए कहा। बिजनेस यूनिवर्सिटी में इतने प्रमुख व्यक्ति नहीं हैं, मुझे उन सभी को जानना चाहिए। उनमें से किसने सोचा कि मेरा अपमान करना मज़ेदार होगा? देवांश, कृपया शांत हो जाओ, सेक्स ने गुस्से में कहा। भले ही वह बीयू से हो, यह इतना आसान नहीं होगा। पहले मुझे कुछ फीलर्स लगाने दो और हम उसकी असली पहचान का पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे। तुम एक जीनियस हो, सेक्स। देवांश सेक्स की योजना से काफ़ी हद तक शांत हो गया। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं इसे तुम्हें सौंप देता हूँ। इसे जल्द से जल्द पूरा करो। समझ गया देवांश, तुम्हें मुझ पर थोड़ा और भरोसा रखना चाहिए, तुम्हें पता है। सेक्स ने मुस्कुराते हुए किसी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। कार्तिक, कार्तिक, अरे क्या तुम बहरे हो? छात्रावास में कार्तिक अपने खूबसूरत प्रोफेसर के बारे में दिवास्वप्न देख रहा था। अर्जुन ने आखिरकार उसका ध्यान खींचने के लिए खुद को कार्तिक के सामने खड़ा कर लिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कार्तिक खाली जगह में बेवकूफ़ी भरी मुस्कान बिखेर रहा था। उसने गहरी सांस ली क्योंकि उसकी आंखें संदेह से भर गई थीं। कार्तिक की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए अर्जुन ने पूछा, कार्तिक, क्या तुम दिवास्वप्न देख रहे हो? ओह, अरे अर्जुन, क्या हो रहा है? कार्तिक अपनी कल्पना से बाहर आया और अर्जुन की ओर देखा। क्या हो रहा है? क्या तुम दोपहर का भोजन छोड़ने की योजना बना रहे हो? क्या तुम अपनी दोपहर की कक्षा के बारे में भूल गए? ओह ठीक है, चलो चलते हैं। कार्तिक बिस्तर से उतर गया क्योंकि उसका सिर आखिरकार वास्तविकता में लौट आया। जाने से पहले उसने अपने ऊपर एक स्वेटर डाला। चलो चलते हैं, वह दरवाजे की ओर चलते हुए चिल्लाया। कार्तिक, हम इस सप्ताहांत एक सभा आयोजित कर रहे हैं। मैंने वेंडी से पूछा है और उसने कहा कि लड़कियां इसके लिए तैयार हैं। क्या तुम उत्साहित हो? कार्तिक ने अपनी बांह कार्तिक के कंधे पर रखी और वह दुष्टता से मुस्कुराया। हालांकि कार्तिक ने अपना हाथ झटक दिया। नहीं, मैं अपनी देवी के साथ खुश हूँ। अचंभित अर्जुन, आरव और समीर कार्तिक को घूरते रहे। क्या वह जेट्रोइना के उस टुकड़े से सम्मोहित था? कार्तिक ने उनके भावों को देखकर कंधे उचका दिए और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, खुद को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। वे चारों दोपहर के भोजन के बाद कक्षा में चले गए और शाम को जिम में इकट्ठे हुए। बीयू में अपनी पढ़ाई के एक साल बाद वे शाम को जब भी खाली समय मिलता जिम जाते। अर्जुन को हमेशा से व्यायाम करने की आदत थी और वह दूसरे लड़कों से ज़्यादा तगड़ा दिखता था। चेन्नई के शक्तिशाली कार्तिक परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में कार्तिक को अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत थी। कार्तिक जैसे प्रसिद्ध और धनी परिवार के लिए दुश्मनी अपरिहार्य थी। हालांकि उनके किसी भी दुश्मन ने कार्तिक से सार्वजनिक रूप से भिड़ने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उन्हें अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए सावधानी बरतने की जरूरत थी। इसलिए कार्तिक सहित कार्तिक परिवार के उत्तराधिकारियों को छोटी उम्र से ही शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। जिम में व्यायाम करना कार्तिक के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया था। अर्जुन और समीर के प्रभाव में कार्तिक को जिम में रोजाना प्रशिक्षण की आदत पड़ गई। अपने दोस्तों के साथ जिम आने का उसका एकमात्र उद्देश्य महिला आगंतुकों को देखना था। जब वे व्यायाम कर रही होती थीं तो वह उनके शारीरिक रूप की विशेष रूप से प्रशंसा करता था। अरे आरव, तुम दिन भर गेम खेलते हो और सोते हो। क्या तुम्हें थोड़ा व्यायाम नहीं करना चाहिए? अपनी सेहत का ख्याल रखो यार। अर्जुन ने एक बार फिर आरव को यही सलाह दी। शराब मेरे पेट में नहीं रहती, यह मेरा खास हुनर है। तुम्हारे जैसे आम आदमियों का हैरान होना स्वाभाविक है, आरव ने ट्रेडमिल पर दौड़ रही महिलाओं में से एक पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए जवाब दिया। आरव के विकृत तर्क पर अर्जुन सिर्फ आंखें घुमा सकता था। तभी जिम में एक तीखी चीख सुनाई दी और हर कोई शोरगुल देखने लगा। जिम के कोने में एक तगड़े आदमी ने एक महिला की कलाई पकड़ रखी थी। महिला डरी हुई लग रही थी। क्या कर रहे हो? हे भगवान, क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि किसी अमीर लड़के की नज़र किसी नए सितारे पर है। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।